बताऊं, आप जब पिछली बार हमारे शो में आई थी तो आपने सारा क्रेडिट अपने अब्बू को दिया था, आज सारा क्रेडिट हस्बैंड को दे रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं? जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? इकोनॉमी और क्लॉग हो जाएगी, चीजें ज्यादा महंगी होंगी। सिंधी लोग मोहब्बती बंदे होते हैं। अपने हाथ से निकाल निकाल अरे तो मुझे ऐसा लग रहा है, अरे ये किया इस शख्स ने, और उस दिन तो पता है मैं जा रही थी, मुझे भी छेड़ा है। कोई तो गाना कर लेते पहाड़ों में जाके, क्या हो गया? बहुत अच्छी है, पता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, हमारी तरह नहीं होंगे। बिल्कुल। और तला आप ठीक है? जिंदा है भुट्टो की तरह। अच्छा, चले जी, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। इंशाल्लाह आज का दिन हम सभी का बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मौसम भी बहुत अच्छा है कराची का। कल सुना हल्की हल्की बारिश हुई है, हमारी तरफ तो नहीं हुई। बारिश हुई है थोड़ी, मैंने देखी बारिश, एंजॉय की। अच्छा? मैंने बारिश, बड़ा मजा आया। मैंने मिस कर दी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हल्की फुल्की थी लेकिन गर्मी का जोर अब भी बरकरार है और जून का महीना शुरू होने जा रहा है। और जून में जो कराची में गर्मियां पड़ती हैं वो तो हम सब जानते हैं। पूरे मुल्क में कहा जा रहा है कि काफी गर्मियां पड़ेंगी इस दफा। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं और सही मुस्लिम से हदीस मुबारक है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक दिन और एक रात सरहद पर पहरा देना एक माह के रोज़ों और क़याम से बेहतर है। और अगर पहरा देने वाला इंतकाल कर गया तो उसका वो अमल जो वो कर रहा था आइंदा भी जारी रहेगा। कितना बड़ा अजर है। इसके लिए इसका रिस्क जारी किया जाएगा और वो कब्र में सवालात करके इम्तिहान लेने वाले से महफूज रहेगा। तला कितने एजाज की बात है। यकीनन यकीनन कब्र में जब मुनकिर नकीर आएंगे, दो फरिश्ते जो हर कब्र में जाते हैं, काली रंगत नीली आंखें, तो सबसे सवाल पूछेंगे। लेकिन यकीनन शहीद का जो मकाम है, जो हक की खातिर अपनी जान देता है, उसका जो मकाम है वो हमारे दीन में वाज़े है। हम जानते हैं शबाबुल जन्ना, जन्नत के सरदार इमाम हमारे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका कितना बड़ा रुतबा है, दर्जा है, और उन्होंने किस तरह शहादत का जाम नोश फरमाया, उन्होंने किस तरह शहादत कबूल की और अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। इससे में वाज़े मैसेज मिल जाता है कि यकीनन हक पे खड़े रहो। मुश्किल होगा, जान भी देनी पड़ेगी, लेकिन डरना मत, आगे बड़ी अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। बिल्कुल। और हक बात कहने वाले के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है वो अकेला खड़ा रह जाता है और जो मुनाफिक होते हैं उसके गिर्द तो झुरमट होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं अकेला ही रहता हूँ वैसे सरिश। अच्छा, आप हमेशा बहुत अच्छी सारे बात है, लोगों हक में बात होती हैं। कहते रहे। हाँ, आप हमेशा झुरमट में होती है, मैंने देखा है। कल भी आप झुरमट में थी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, झुरमट में होना भी मुनाफिकों के नहीं, अच्छे लोगों के झुरमट में होना भी एजाज की और खुशी की बात है। तो आई एम द लकी वन। बड़ी खबर शामिल करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने वालों को नाकामी का सामना होगा। अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले भी कभी कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। सिपा सालार का कोयटा गैरिजन में जवानों के लिए कायम मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का दौरा और मुल्क भर से पाक फौज से इजहार मोहब्बत के लिए रैलियां। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। नेशनल चैंपियन महवर शहजाद का अपने टाइटल का कामयाब दिफा। बैडमिंटन मुकाबलों की तमाम कैटेगरीज में हरीफों को चित कर दिया। नेशनल गेम्स की वुमेन सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल्स जीतने वाली फख्र पाकिस्तान आज होगी हमारी मेहमान। ये वाली बड़ी खबर मेरा ख्याल है आपको शेयर करनी चाहिए थी। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, मीठे बोल और सुरीली आवाज़ से सबके दिल जीतने वाले मुमताज़ मौलाई से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी मीठी बोली हम सुनेंगे। और सियासी बिसात की डुगडुगी पर नाचते प्यादों की कहानी। पाकिस्तानी सियासत की तल्ख हकाइक से पर्दा उठाने मदारी आ रहा है। ये तो थी जनाब वो तमाम बड़ी खबरें। अच्छा, वैसे मैं बात बताऊं तला, इस दफ़ा जो वीकेंड है वो भी काफ़ी हैपनिंग रहा है और उसके बाद जब वीक का स्टार्ट हुआ तो भी चीज़ें बड़ी वो डेवलपमेंटल और ऐसी हंगामा खेज नहीं। जो ट्रेंड्स में शामिल है वो बरारुल हक का टॉप ट्रेंड है। देखा गया बरतानिया में मौजूद थे, वहाँ पर कॉन्सर्ट था और जनाब कुछ वहाँ पे बदनज़मी हुई, कुछ वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई। सहाफ़ियों के सवालात ने उन्हें उलझा दिया, मगर वो तसल्ली से जवाब देते हुए सहाफ़ियों को ठंडा भी कराते रहे और इस पर काफ़ी लोगों ने इजहार राय
उन्होंने दिया है और बताया है कि भाई ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बड़ी वो एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी लंदन में। यकीनन, क्योंकि जो रीज़न बताई जा रही थी इसके पीछे सैरिश, वो यही थी कि वो ऑफकोर्स 48 घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो रो रहे थे, और फिर वो 48 घंटे बाद लंदन में कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने पहुंच गए। वहाँ पर काफ़ी सारे कारकुनान थे तहरीक इंसाफ के जिन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर जाहिर है अब कुछ लोग जिन्होंने भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर है सुनी है, वो उन्होंने अपने लिहाज से अपने जज्बात का इजहार भी करना था, कुछ सवालात के अंदाज में कर रहे होंगे, कुछ नारे लगा रहे होंगे। खैर सिचुएशन वहाँ पर ऐसी ख़राब हुई कि मैंने इनकी वो वीडियो देखी जब इन्हें यहाँ से निकाल के वो इनकी गाड़ी तक इनके गार्ड्स लेके जा रहे हैं, तो बहुत गुस्से में भी और परेशान भी हैं, और वो उनको ज़बरदस्ती उन्होंने गाड़ी में डाला कि भाई आप अंदर बैठे, ठंडे हो जाएं, हम बाहर सिचुएशन को संभालते हैं। यकीनन जिस तरीके से आप इस फुटेज में देख रहे हैं ना सैरिश के, टूट पड़े हैं साफ़ी अबरार उल हक के ऊपर, सवालों की बौछार लेके माइक उनके मुंह में घुसा रहे हैं, और अबरार जो हैं यकीनन परेशान नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ऑफ कोर्स सियासत में ऐसा होता रहता है। बिल्कुल जनाब। और दूसरा जो ट्रेंड है वो है सिद्धू मूसेवाला। बड़े ज़बरदस्त ये साल हो गया उनकी डेथ को। तकरीबन 1 साल इनको हो गया है, और इनके गांव में ही इनका मर्डर किया गया था, और चारों तरफ से फायर। मतलब मैं तो हैरान हो गई थी तला कि किस तरीके से गांव में इतने हैवी मतलब वेपन्स उनके पास मौजूद थे, और इनकी गाड़ी पर उन्होंने गोलियों की बरसात कर दी थी, और इनका मौके पर ऑन द स्पॉट इनका मर्डर हो गया था। और इनके साथी जो साथ इनके मौजूद थे वो महफूज रहे थे, जख्मी हुए थे लेकिन वो महफूज रहे थे। और ये अब सिद्धू मूसेवाला के जो मर्डरर हैं उनको भी आई थिंक सो अरेस्ट कर लिया गया। जब गुजरात का कातिल वजीर आजम होगा भारत का, तो हम जानते हैं कि वहाँ क्या हालात होंगे। यकीनन मोदी की गवर्नमेंट में जो अब सिख बरादरी के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। वाज़ेह हो जाता है कि भारत की हुकूमत एक दहशतगर्द हुकूमत है जो किसी की दोस्त नहीं है, सिर्फ अपने मफादात और सियासत की खातिर चल रही है। अच्छा, जब इस तरह किसी बड़े सिंगर का या फिर किसी नोन पर्सनालिटी का इस तरह मर्डर हो जाता है तो लोग अपने अपने तरीके से सोचने लगते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी अजीब अजीब सी होती हैं। इनका गाना आया था 295, तो लोगों ने ये बना दिया कि शायद इनको पहले से पता था कि इनके मर्डर की कंट्रोवर्सी हो रही है, साजिश की जा रही है, तो इन्होंने 295 यानी कि 29 मई, तो उसी दिन फिर इनका मर्डर हो गया था। एनी हाउ फिर इनके जो जितने मर्डर्स थे उन्होंने कबूल भी कर लिया था कि भी हमने किया था। यकीनन जब वो पैसे लेके मर्डर करते हैं सरिश, तो बाद में 2 डंडे खा के कबूल भी कर लेते हैं। कुछ जिक्र करें अपने जवानों का सरिश? बिल्कुल, जवानों की बात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने वालों को नाकामी का सामना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा, अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब किया। यकीनन पूरी कौम आज फौज के साथ शाना बिशाना खड़ी है, इस बात में तो कोई शक नहीं होना चाहिए सरिश। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारे सामने एक अहम खबर भी आ रही है, वो भी हम शेयर करते हैं। 9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टार में जलाओ घेराव का केस है। GIT ने इमरान खान को आज तलब कर लिया है। PTI चेयरमैन को शाम 4 बजे किला गुजर सिंह में तलब किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म को DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली GIT ने तलब कर लिया है। इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के हवाले से सवालात होंगे, तफ्तीश की जाएगी। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में डाल दिया है। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया है। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। नैब वजारत दाखिला को खत भी लिखा गया है। दोनों के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात चल रही हैं, और इमरान खान तो इस पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है कि मेरा नाम ECL में डाल दिया। और जहाँ तक 9 मई के वाक़यात हैं उनकी वो मजम्मत भी कर रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि इसका सारा प्रॉब होना चाहिए कि आखिर ये सारा किस तरह से पेश आया वाक़या। यकीनन आप सही कह रही हैं, और इस बार में जो अपडेट्स आएंगी आपको बोल न्यूज़ आगाह करता रहेगा। आगे बढ़े, कुछ खेलों का जिक्र करें सैरिश, आप हमेशा सियासी। ठीक है तला, मैं खेल का भी जिक्र कर देती हूँ। आप इस वक्त कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तला कह रहे हैं सारे काम आप करें। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आज आखिरी रोज़ है, और इख्तितामी तकरीब में आरिफ अलवी साहब मेहमान खुसूसी होंगे, और बड़े ज़बरदस्त ये गेम्स चले हैं। इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने जनाब मैदान मार लिया है। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर 368 मेडल्स जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया है। वाबडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर रहा। कौमी ओलंपियन बैडमिंटन स्टार माहूर शहजाद
बाद भी गेम्स में इन रही और फ़ख्र पाकिस्तान ने नेशनल गेम्स में 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। उन्होंने विमेन सिंगल, डबल और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। वैसे आपको याद होगा पिछले साल माहूर शहजाद रिश्ता इज़्दवाज से भी मुंसलिक हो गई थी, अगर खेल के मैदान में वो किसी से कम नहीं है। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। कौमी ओलंपियन और बैडमिंटन की फ़ख्र पाकिस्तान है माहूर शहजाद। उनके वाले साहब भी तो आए थे हमारे शो में। जी उल्टे हाथ पे बैठी हुई हैं आपके। बिल्कुल, वेलकम टू आवर शो। माहूर कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक। शादी हो जाए तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अब उस तरीके से नहीं मेहनत हो पाएगी या काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन आपने तो माशाल्लाह कंटिन्यू किया। कैसे मैनेज करती हैं आप? मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो मेरे हस्बैंड को जाता है कि उन्होंने मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली, और क्योंकि वो भी बैडमिंटन मतलब खेलते हैं फॉर फन, प्रोफेशनल। लेकिन माहौर, आप जब पिछली बार हमारे शो में आई थी तो आपने सारा क्रेडिट अपने अब्बू को दिया था, वो आज सारा बैडमिंटन- क्रेडिट हस्बैंड को दे रही नहीं, है। वो क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, बैडमिंटन तो पापा अभी की वजह नई से शादी स्टार्ट है। किया, और चलो। पापा ही कोचिंग करते हैं, लेकिन जो शादी के बाद कहते हैं ना कि जो एक्सेल करना, वो मेरे ख्याल से आपकी ससुराल की सपोर्ट और हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से होता है कि आपके के ऊपर वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं। असल में जब नई नई शादी होती है ना, आपस में वैसी मोहब्बत भी बहुत होती है, तो सारा क्रेडिट हस्बैंड को जा रहा होता है। आप ही हैं जिन्होंने ये सब किया। तला सही कह रही हूँ? फिर नई शादी के बाद क्या होता है ये भी बता दीजिए कि 6 महीने गुजर जाते हैं और फिर जो है हर रोज के झगड़े होते हैं। अल्लाह हम सारे वो सेटल होने शौहर में टाइम हज़रात लगता को है। ये सब्र सभी जमील अता फरमाए। तला ये सभी हर एक के घर की कहानी है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जाहिर है 2 मुख्तलिफ इंसान जब एक साथ रहते हैं, मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, नेचर्स मुख्तलिफ होती हैं, तो टाइम तो लगता है फिर सेटल डाउन होने में। मुझे ये बताइएगा कि अभी क्या प्लान्स है आपके? क्योंकि शादी तो हो गई माशाल्लाह, सही टाइम पे आपने ये वाला काम भी कर लिया, अब आगे क्या करना है? अभी नेक्स्ट ईयर जो है ना पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, तो मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान को उसमें रिप्रेजेंट करूं, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, तो बस उसी की खेलने की कोशिशों में हूं। तो ट्रेनिंग चल रही है, कैसे करती हैं, कितना ट्रेनिंग टाइम करती हैं? चल रही है, और शादी के बाद ये है कि क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनकी पोस्टिंग इस जगह पे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग सही से नहीं कर सकती, तो मुझे ट्रेनिंग करने के लिए कराची आना पड़ता है, तो मेरा कुछ टाइम उधर गुजरता है, उधर मैं बिल्कुल खेल नहीं पाती। तो फिर जब मैं कराची वापस आती हूँ तो मुझे काफ़ी दिन लगते हैं, मतलब अपनी वापस रूटीन में आने में, अपने गेम में आने वापस आने में, तो उस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। टेल अस माहूर अबाउट कोयटा की जो गेम्स हुए, नेशनल गेम्स कैसी रहीं, क्या तैयारियां थी, हाउ वाज द फील, क्या एम्बियंस था, वाइब क्या थी इवेंट की? नेशनल गेम्स क्वेटा में हुए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी थी, मैचेस टाइम पे हुए हैं, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे ख्याल से बैडमिंटन को क्वेटा में कराने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि क्वेटा में शटल फास्ट होती है, तो सबको अपने गेम पैटर्न है बिल्कुल माहौर, व्हाई डू यू से दिस कि क्वेटा में शटल फास्ट होती? शटल तो क्योंकि- सेम होती है, हर जगह यूज होती नहीं, है। शटल सेम नहीं होती। अच्छा, अलग असल शटल में- सेम? नहीं, शटल सेम होती है, लेकिन बात ये होती है कि क्वेटा जरा हाइट खेलते पे हुए, है। हाँ, हाइट पे क्वेटा वो हाइट fast पे, होती तो वो होगी। जो है शटल फिर आपकी पर फास्ट हो जाती है। बैडमिंटन ज्यादातर क्लोज्ड इंडोर्स होती है गेम। इंडोर्स होती है, लेकिन उसकी वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फ़र्क आ जाता है। Okay. वो एयर डेंसिटी होती है, वो वहाँ पे इतना तो अब मैं डिटेल में टेक्निकल नहीं पता, लेकिन वो एयर डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो शटल जो है वहाँ पे उसकी fast स्पीड हो और जाती है। उसकी जी। मूवमेंट पे असरअंदाज होती है। और आप ये बताएं, आपको आप क्या क्या जीत कर रही हैं वहाँ से? सुना है बहुत सारे टाइटल्स जीते। जी, मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, वुमेन सिंगल्स, वुमेन डबल्स और टीम इवेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तीनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते। विनिंग प्राइस Oh, क्या था wow, माहूर? माशाल्लाह, मुझे वैसे जबरदस्त। बताया तो सही कुछ सीक्रेट। विनिंग प्राइस सिर्फ मेडल्स ही थे, मेडल्स और ट्रॉफीज थी, No कोई cash as such prize. कोई कैश प्राइज नहीं। Isn't that sad? क्या ये बात अफसोस की नहीं है कि हमारे मुल्क में नेशनल गेम्स हो रहे हैं और उसमें जो गोल्ड मेडल जीत रहा है, जो खिलाड़ी उसको इतनी कुछ नहीं मेहनत मिल कर रहा है, रहा। उसकी पजीराई के लिए को 15-20 हज़ार रुपए दे दो भाई। मतलब ये अजीब सी बात नहीं है कि देयर वाज नो कैश प्राइज नेशनल बिल्कुल। गेम सरकारी लेवल पे? बिल्कुल, और मतलब जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो अपने ओन पे वहाँ पे मतलब टिकट करा के, अब जैसे मैं नहीं कराची आप से कह रही हैं क्वेटा कि गई। खुद अपनी जेब से खर्चा भर के वहाँ गए हैं। हाँ, बाद में डिपार्टमेंट तो आपको देता है, लेकिन अभी आप खुद करते हैं, फिर वहाँ पे जो रह रहे थे वो सारे प्लेयर्स खुद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्राइज मनी होनी चाहिए। अच्छा, प्राइज मनी नहीं थी तो एज सच आपको ये तो नहीं लगा कि जो जिस तरह पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था कि फंड्स की कमी थी, या फिर वो सारा वेल ऑर्गेनाइज बस यही था कि अपनी जेब से पैसे भर लो, फिर बाद में देख लेंगे। और हाँ, ये था अभी अपनी जेब से पढ़ लो, बाद में वो दे देंगे। और इवेंट अच्छा था, मतलब लेकिन जब हम लोग पहुँचे, क्योंकि बैडमिंटन उन इवेंट्स में था जो सबसे पहले से स्टार्ट हुए थे 15 to 19 में, तो तब तक वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे सही, रोड्स सही। वगैरह जो स्टेडियम वैसे सब जबरदस्त था। बाकी चलो। सब अभी जबरदस्त जब था, लेकिन- इख्तितामी तकरीब होगी, सदर मुमलिकत आएंगे और इतने करोड़ों रुपए उस तकरीब पे खर्च होंगे, काश कि वो तकरीब ना होती
और वो सारे पैसे खिलाड़ियों को दे दिए जाते हैं एज विनिंग प्राइज, कैश प्राइज, क्योंकि ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये जबर है। मैं पहले समझ रहा था कि इसको शायद बेहतर तरीके से साल किया जा रहा है, लेकिन सैडली माहौर ने जो इस वक्त इंकशाफ किया है मेरे सामने, उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस है। दिल मेरा कहते हैं ना 100 टुकड़े हो गया कि 6000 खिलाड़ी अपनी जेब से पैसे भर के आ रहे हैं, फिर उन्हें कहते हैं आपको रिफंड कर देंगे, और जीतने के बाद, गोल्ड मेडल लेने के बाद ₹1 कैश प्राइज नहीं। ये तो वो बात हो गई कि एक तो गोल्ड काफी गरीब, महंगा हो गया, एक तो उन्होंने गोल्ड गरीब मेडल दे ऊपर दिया से है। बदतमीज। तला गोल्ड मेडल उन्होंने दिया, उन्होंने सोचा होगा आजकल गोल्ड अबे कौन सा असली गोल्ड होता है सहरिश, वो तो नाम का गोल्ड मेडल होता है, गोल्डन मार्कर से उसको रन कर देते हैं। कुछ तो खिलाड़ियों को ऐसा दो कि वो सर्वाइव कर सकें, स्टेबल हो सकें, अपनी कहते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकें। सैडली खिलाड़ियों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में, बाहर चले जाए, वाह वाह क्या जिंदगी है। सही। अच्छा चलिए माहौर, थोड़ा सा अपनी बताइएगा फैमिली के हवाले से, अपने बहन भाइयों के हवाले से। आपके आई थिंक एक और बहन भी हैं जो खेलती हैं, तो किस तरह, मतलब शुरू से शौक था आपको, आपके फादर की तरफ से ये आया, उनको देखती होंगी आप खेलते हुए, तो फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे खेलना ही है? स्टडीज़ के हवाले से बताइए। जो बैडमिंटन खेलना शुरू किया वो पापा की वजह से किया, और हम लोग मतलब बचपन से पापा को देखते थे। पापा बहुत स्पोर्ट्स लविंग पर्सन है, और वो शुरू से एक्सरसाइजेस करते थे, हम देखते थे, भाग रहे होते थे, कभी एक्सरसाइजेस कर रहे होते तो उनको हम देख के एक्सरसाइजेस करते थे। फिर उसके बाद जब 11 ईयर्स के हुए तो हम लोगों ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो पापा पहले ऐसे ही जो है फॉर फन स्ट्रीट्स में बैडमिंटन खिलाते थे। उसके बाद फिर पापा ने सनसेट क्लब में कोचिंग ली, वहाँ पे सुबह में मुझे और मेरी बड़ी बहन को खिलाते थे, और फिर शाम में जो कोच होते थे हम उनसे खेलते थे। आपकी बहन आई थिंक वेट लिफ्टिंग करती है? वो एक बड़े, हम लोग असल में 3 बहनें हैं, और जो मुझसे बड़ी बहन है तो मैंने और उसने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था, और जो मेरी छोटी बहन है तो वो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करती है। अच्छा। तो पापा ने मतलब तीनों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में ज़रूर डाला है, और वो माशाल्लाह। पापा के स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट की वजह से है। तो अभी मुझे ये बताइएगा माहौर, को प्लान है कि आप भी किसी कोचिंग क्लब को ज्वाइन करें और वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो स्टूडेंट्स लेकिन कर रही हैं, या करने का सोचा अभी है? नई नई तो शादी फिलहाल, हुई है। हाँ। और मैं खुद असल में, क्योंकि अभी मैं खुद खेल रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों को खिलाऊं। और आपने वो स्टडीज़ का पूछा था, तो मैंने ओ लेवल्स के, ओ लेवल्स में मेरे 6 स्टार्स 2 आए, ए लेवल्स में 2 स्टार 2 आए, IBA से ग्रेजुएट किया 2018 में, और अभी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट चल रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। चलिए, तो वो ज़बरदस्त। पढ़ाई और वो स्पोर्ट्स दोनों साथ साथ होता है, तो इतना टाइम नहीं होता फिर कि किसी और को भी कोचिंग दे सकूँ। तला कुछ सवाल है आपके जहन में? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं भी पढ़ लिख जाता तो आज इधर ना बैठा होता? क्या सोच रहे हैं? तला बस के साथ सहरिश, नाज़रीन मेरी आपकी माशाल्लाह से खूबसूरत सोच को सलाम पेश करता हूँ मैं, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, पर उस टैलेंट की कदर नहीं है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है। यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाहर जाके उनको हज़ारों डॉलर की नौकरियाँ मिल जाती हैं, यहाँ पे उनको चंद हज़ार रुपयों की नौकरी नहीं मिलती है। ठीक। अच्छा, मैं चाहूंगी माहौर से, तला आप कोई अपील इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से करना चाहेंगी गवर्नमेंट से? वो थक गई है अपील कर करके भाई सहरिश, वो हर बार आए शो पे अपील करे, अब वो कहती है नहीं हमें अपील नहीं करनी है क्योंकि इन लोगों ने सुनना नहीं है, तो अपील करने का फायदा क्या है? देखिए, अल्लाह से हम उम्मीद तो रखते हैं कोशिश बस। जारी रखेंगे ना अपनी। माहौर, क्या ठीक कह रही हूँ मैं? बिल्कुल कोशिश तो करते रहना चाहिए। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट। तो जो पहले हमारे फेडरेशन को ग्रांट्स मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी बंद कर दी गई हैं, तो जिसकी वजह से ना हमारे कैंप्स लग रहे हैं, ना हमारी टीम्स जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे जा सक रही हैं। और अभी आपको रिसेंटली पता चला होगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पहले हमारी जो बैडमिंटन की टीम थी वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या सिर्फ वही स्पोर्ट्स जाएंगे जो मेडल्स ला सकते हैं, तो बैडमिंटन को उससे भी निकाल दिया। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स से निकाला था, तो वो तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया था, और अब एशियन गेम्स से लेकिन निकाल माहौर एक दिया। बात तो बताइए, कितने सारे दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो मेडल्स नहीं जीतते, जी, लेकिन बिल्कुल। अपनी टीम पूरी पूरी भेजते हैं कि अगर जाएंगे एक्सपोजर मिलेगा, 10 बार हारेंगे तो 11वीं बार जीतेंगे। हम लोग भेज ही नहीं रहे कि भाई हारते हमेशा हारते, बेइज्जती होती है, भेजो ही मत। इससे ज़्यादा हमारे मुंह पर चमाट क्या हो सकती है? बिल्कुल, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? भाई तला, बात है कि जब आपकी तरजीहात में ही ये शामिल नहीं कि आपने अपने टैलेंट को पॉलिश करना है और ऊपर पहुंचाना है, इंटरनेशनल लेवल पर खिलाना है, तो जाहिर है ना भेजेंगे, ना मेहनत करेंगे, ना कोशिश सहरिश, करेंगे। दुनिया में मुल्कों की तरक्की को जब जांचा जाता है, जब उसको भापा जाता है, तो वो ओलंपिक्स में देखते हैं कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ले रहा है। चाइना, रशिया, USA टॉप पे आ रहे होते हैं, वो कहते हैं सबसे ज्यादा सुपर पावर है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसीलिए टॉप पे आ रहे हैं। हमारा मुल्क साला क्या बोलूं मैं,
हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप हम 10 दफा जीत चुके हैं। हम स्कॉश का वर्ल्ड कप सोच भी बस नहीं रहे अल्लाह हैं ताला कभी रहम जीतेंगे। करे, अल्लाह करे कि हमारी तरजीहात तब्दील हो। और नेशनल गेम, अब देखिए आप आज इख्तितामी तकरीब होगी ना अभी कोयटा में, तो देखिएगा उस पर कितना खर्चा किया गया है, कितना कितना एहतमाम किया गया होगा। काश ये एहतमाम इन खिलाड़ियों के लिए होता और ऑप्टिक्स के लिए नहीं होता, ताकि इनका मोराल हाई होता और ये और जज्बे से खेलते। बहुत शुक्रिया माहूर, आपने शिरकत की हमारे प्रोग्राम में, अपना टाइम दिया। शहदाए पाक सरजमीन को बोल न्यूज़ का सलाम है। कुछ मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी। अर्ज़े पाक पर जब भी आँच आई, पाकिस्तान सरजमीन के बेटों ने बिला खौफ व ख़तर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सिपाही मोहम्मद यासीन मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का जवां मर्दी और दलेरी के साथ मुकाबला करते हुए दिफाए वतन की खातिर 14 अप्रैल 2011 को शहीद हो गए। शहीद सिपाही मोहम्मद यासीन का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की मायनाज आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद की बेपनाह बहादुरी के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको तमगा बिसालत से नवाजा गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा न कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। और बेशक शहीदों का बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला इन शहीदों के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान बड़े ज़बरदस्त थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ग्राई हैं, तला के ग्राई मेरी तरह मौलाई है, तो इसीलिए मुझे तो बड़ी खुशी है। मौलाई भी ग्राई भी कहते हैं। तारुफ के भी मोहताज नहीं है। मुमताज मौलाई साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। फौरन सिंधी टेक्सचर आ गया। जाहिर बात है थोड़ा टच तो आना चाहिए ना पापा। अच्छा अब ये है कि हम इससे पहले के उनसे गुफ्तगू करें, कुछ मईशत का हाल वाल सरिश क्या है? रूस से तेल आने की बातें तला हो रही हैं। मैंने तो उम्मीद लगा ली कि पेट्रोल जो है ना शायद 50 रुपए, तुम फिर कौम को 100 तेल रुपए के सस्ता चक्कर हो में डाल जाएगा। रही हो। वही तेल लगाने वाली बात जो है ना, ये सही नहीं होती। अल्लाह, जहन में ये है कि दरामदशुदा तेल का ईंधन की बुलंद कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, सभी सोच रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने एक बयान में तेल की कीमतों में कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा कहा है। अलबत्ता कीमत ज़रूर कम होगी अगर रूसी तेल की खातिर ख्वाह मिक़दार पाकिस्तान आएगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात हैं खाकान नजीब साहब। वेलकम टू आवर शो खाकान साहब। मुझे बताएं मैं उम्मीद लगाऊं या ना लगाऊं? नहीं खाकान साहब देखें ना, पिछली बार भी हमारा बजट डेफिसिट वाज 3500 बिलियन रुपीस। इस दफ़ा भी हम अपनी बजट तजावीज़ IMF को भेज दिए हैं कि वो अप्रूव करेंगे तो ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कुछ तब्दील कर दिया, हमें भी तब्दील करना पड़ेगा। इलेक्शन सर पे खड़े हैं, करंट हुकूमत को मालूम है कि वोट बैंक जीतना है, तो एक हैप्पी वाइब आना बहुत ज़रूरी है बजट के थ्रू। और ऑलरेडी जो कल भी हम देख रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा था, तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने बजट से लगा लिया कि बड़ा अच्छा बजट आने वाला है, इन्वेस्टर फ्रेंडली, आवाम फ्रेंडली, जो कि तारीख में शायद बहुत कम हुआ है। नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पाकिस्तान का बहुत ही मुश्किल बजट है। एक तो यह है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो क्योंकि होल्ड हुआ है एक तरह से, हम चाहते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, तो बजट जो है वो लार्जली इन लाइन विद IMF एक्सपेक्टेशंस ही होना चाहिए। नहीं होगा, IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो तकलीफ होगी मुल्क में, और कोई भी नहीं चाहता कि ये तकलीफ लोगों की यहाँ से बढ़े। तकलीफ से मतलब यूँ है कि पाकिस्तान में अगर सप्लाई ऑफ डॉलर्स और कम हो जाती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाएगी। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाएगी तो इकॉनमी और क्लॉग हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी, रुपए की कदर में वीकनेस होगी। तो इस सब को रिवर्स करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बजट दें। इसका ये मतलब नहीं है कि मैडम जैसे कह रही थी कि लोगों को रिलीफ ना दें, लोगों को ज़रूर रिलीफ दें। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिलीफ दें, लोगों की तनख्वाह बढ़ाएं, उसमें रिलीफ दें। सो इस तरह की चीज़ें करने पे तो कोई देखिए मुझे बताएगा नजीब साहब, जो रिलीफ है वो तो उसी सूरत में मिलेगा अगर ग्रोथ को कुछ संभाला मिलेगा। GDP तो हमारा आई थिंक 0.28 मैंने सुना है, इतना गिर गया है। तो ऐसी सूरत में बजट आएगा तो आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? सो ये बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान की इकॉनमी सुकड़ रही है, और सुकड़ इसलिए रही है कि एक तो हमारा करंट अकाउंट यानी कि बाहर का खसारा चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए IMF ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्लो किया जाए ताकि खर्चे कम किए जाएं। पर दूसरी ये बात है कि जब से हम IMF के प्रोग्राम नहीं कर पाए और हमने अपनी इम्पोर्ट्स जो कि $6 अरब की नॉर्मल में चल रही थी उनको $3 अरब कदगन लगाकर कम किया, तो इकॉनमी जो है बिल्कुल सुकड़ गई। आई थिंक आने वाला साल तभी इकॉनमी को अनक्लॉग कर सकता है या खोल सकता है अगर हम IMF के प्रोग्राम में वापस जाएं, दोस्त ममालिक हमें कुछ पैसे दें, कमर्शियल रसाई हो पैसों की, हमें अपने डॉलर के जो $4 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं इनको बढ़ाना है।
और ये स्टेबिलिटी बढ़ाना जब जो है तक नहीं आएगी पॉलिटिकली, आई डोंट थिंक सो कि हमारा ये जो IMF के साथ डील भी डन हो पाएगा, यहाँ पे मुमालिक हमें दीगर पैसे भी दे पाएंगे। अब इस सिचुएशन में मुझे पहले आप ये बता दें कि पेट्रोल सस्ता होगा, हम खुश हों या ना हो? देखिए, एक तो ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका एक बड़ा असर होता है इकोनॉमिक सर्टेनिटी पे भी। आई थिंक इस वक्त जो इकोनॉमिक सर्टेनिटी है वो ढूंढ रही है पॉलिटिकल साइकिल जो है, हमारा जो इलेक्टोरल साइकिल है उसकी सर्टेनिटी क्या होगी। अगर हम किसी तरह अपना इलेक्शन साइकिल जब भी अब डिफाइन करना चाहें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं और उसके लिए जो भी ट्रांजिशंस होनी हैं उसको अगर हम डिफाइन कर पाएं तो दैट वुड बी हेल्पफुल। नजीब साहब ये खामखा मेरी को एंकर जो है ना परेशान हो रही है सस्ते पेट्रोल के लिए। इनको बताना पड़ेगा कराची से बस 2 घंटा दूर हब तक जाएं, 70-80 रुपए लीटर मिल रहा है ईरानी तेल, आम खुलेआम, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यकीनन थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी की में ना थोड़े बड़े बड़े वाले गैलन ले लीजिए और वो भर के ले आइए, एक बार आपके ना 3-4 महीने की बचत हो जाएगी। नजीब साहब, एक जो अलमिया है जिसे कहते हैं डिलेमा है पाकिस्तानी इकोनॉमी का, मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो जाए? नहीं कोई नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा तेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जाने दीजिए। नजीब साहब, जो डिलेमा है वो ये है कि हम कह रहे हैं कि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं और बड़ी बदहाली है, महंगाई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे मेन प्रॉब्लम नजर आता है कि रईस तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसमें इतना फासला आ गया है कि जो रियल एस्टेट का काम करता है वो 40-50 साल का होगा, उसके अकाउंट में 400-500 अरब होंगे, जो ठेकेदार होगा वो खरबपति होगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा होगा, जो 9 to 5 की जॉब कर रहा होगा, जो शायद आज के दौर में मैं कहता हूं 1-2 लाख रुपए भी सैलरी कमा रहा होगा, वो भी मुश्किल में फंसा हुआ है सर। तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है। ये जो कीमतों का बढ़ना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना है, इनका दोनों का सबसे बड़ा असर जो है वो उसी तबके पे आया है जिसका आपने जिक्र किया, मिडिल इनकम अर्नर्स, लो इनकम अर्नर्स, डेली वेजर्स। इन पे इसलिए आया है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, इन्फ्लेशन के बढ़ने से इनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो टूट गई। ये बात आपकी दुरुस्त है। और जैसे मैडम कह रही थी, इकॉनमी जो है उसके सुकड़ने से या ग्रोथ रेट के 0.29% पे गिरने से आपकी कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं लगी तो लेबर भी एम्प्लॉय नहीं हुई। नाउ दिस इज़ अ बैड सिनारियो। और इसको ऐड कीजिए कि आपने देखा कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए और फसलें जो हैं तबाह हुई। सिर्फ एक मिसाल ले लीजिए कि कॉटन की फसल 4.5 मिलियन बेल्स के करीब रह गई, जो कि किसी ज़माने में 10-12 मिलियन बेल्स होती थी। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है उस इंसान के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खाकान साहब, ओवरऑल पॉलिसी बनना, चीज़ों को बेहतर करना ज़रूरी हो गया है। LCs प्रॉपरली खुल नहीं रही हैं। जो बिजनेसमैन आता है वो कहता है हमारे पास डॉलर्स नहीं है, कारोबार बर्बाद हो रहा है, हम यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कुछ अगर बजट में थोड़ी अगर होती है तो चीज़ें फिर आगे चलती हैं। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू नजीब साहब। यकीनन अब बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ जो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा वक्त कब आएगा। मुमताज़ मौलाई साहब, अब मैं आपको ख़वातीनों हज़रात बताऊं कि इनका गाना आजकल बड़ा वायरल हुआ है और ये किसी वजह से तारुफ के मोहताज नहीं है। 1990 से इंडस्ट्री का हिस्सा है, किंग ऑफ सिंध भी इन्हें कहा जाता है। साथ साथ इनका जो गाना है अपनी गाड़ी में रहने वाले, अच्छा सुनने ना, मेरी बात भी सुन लेना, सिंधी आप सिंधियों पे अटैक ना करें फौरन से। तो इनका जो गाना है मैं अपनी गाड़ी रीवो निकालूं, तो वो गाना बड़ा मशहूर हुआ। और फिर कुछ दिनों पहले, अभी खास कल या परसों हमारे शो में लड़के आए थे कराची के, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अल्टर्ड बाइक निकालूं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, जो कराची में लड़के रहते हैं उनका ख्वाब है अल्टर्ड बाइक, और जो सिंध में मौलाई रहते हैं वो कहते हैं रीवो। हमारे मुमताज़ मौलाई भाई ने सबको रीवो का ख्वाब दिया है। कराची के लड़के जो हैं शपाटे, वो अभी तक अल्टर्ड बाइक चला रहे हैं। मुमताज़ मौलाई साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है सर, थैंक यू फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। अब तो कितनी रीवोज निकाल चुके हैं मौलाई साहब, मौला के करम से? 10-15 तो होंगे माशाल्लाह। आप इन्होंने भी बोला कि आप हमले ना करें, अटैक सिंधियों पे ना करें। ये आप पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। हम सिंधी लोग मोहब्बती बंदे होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं माशाल्लाह। और गाने के बोल भी आपके है ना कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। जी जी जी। तो ये गाना कैसे मतलब ख्याल आया? ये देखो, हमारे सिंध का कल्चर तो ये पुराना है। सिंध की तहजीब, मेहमान नवाजी सदियों से मकबूल है। और मैंने एक बात सोची, तो इसको क्यों नहीं उर्दू में करें। वेरी गुड। हाँ, तो हमारी बोली को जो है पूरी दुनिया में इंट्रोडक्शन हो जाए,
क्योंकि सिंधी में गाते थे तो सिर्फ सिंध तक लोग सुनते और थे। ये रीवो इतनी सारी कहाँ से आई ये भी बता दें, उन्होंने पूछा वो ज़्यादातर काली हैं रिवोज, काली है ज़्यादातर रिवोज, काले शीशों वाले। पल्ला खाया आपने कभी सर? नहीं। अगर आप मुमताज़ भाई से दोस्ती कर लें, आपको पल्ला खिलाने ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। कराची में पल्ला मिलता है? नहीं, कराची नहीं, हैदराबाद में ज़्यादा मिलता है। अच्छा, ज़्यादा मिलता है। ये हैदराबाद के इन्हें पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो कराची की बिरयानी और हलीम ही खा रही हूँ जब से आई हूँ। हाँ जी। फैसलाबाद के पाए बहुत याद आ रहे हैं सर। तो खैर फैसलाबाद मुमताज़ से भाई पे, नहीं मुमताज़ हूँ भाई, मैं। मुमताज़ भाई मुझे ये बताओ, एक सिंगर, फॉर एग्जांपल ये तो चले आपका गाना माशाल्लाह इतना मशहूर हुआ कि हर बर्गर भी आपको आज जानने लगा है, लेकिन एक सिंगर की ज़िंदगी, एक एंटरटेनर की ज़िंदगी कैसी होती है मुमताज़ भाई? सिंगर की ज़िंदगी जो है, सिंगर बहुत बेचारा थोड़ा टफ होता है, उसकी अपनी लाइफ नहीं होती है। नहीं, फिर ये क्या बात है? लेकिन जब एक गाना वहाँ वायरल हो रिवो और जाता है पल्ला मुमताज़ मछली की भाई, बातें हो रही हैं और आप चलें, कह रहे हैं टफ होती है नहीं, लाइफ में। जब गाना वायरल हो जाता है फिर ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुशी होती है कि अगर किसी भी बंदे को कोई अच्छा मिलता है तो खुश हो। मुमताज़ भाई ये बताइए, आप सिंध के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, स्पेशली आफ्टर यू बीइंग सो फेमस, अब इतने मशहूर हो गए हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मोहब्बत का? सिंध के लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं 12 साल से जैसे मैंने गाना शुरू किया है ऑडियो का, पहले तो शोबिज़ में था 90 में, तो वो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सिंध हमारी जान है, इससे मैं मोहब्बत करता तो हूँ। 90 से आपने शोबिज़ में क्या शुरू किया था मुमताज़ भाई? मैं एज ए कंपोजिशन करता Okay. था और शायर था, लिरिक्स जिसको लिरिसिस्ट एंड कंपोजिशन। तो अब ये जो गाना आपका वायरल हुआ, इसके लिरिक्स आपने खुद लिखे? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा था, मेरा दोस्त था मीरजान मीरजत, उसने लिखा था। सही। आप दोनों सिंधी में बात क्यों नहीं कर रहे? दो सिंधियों के साईं ता दरमियान पाण के मौला ई छो चवंदा आहियो? साईं मौला ई असां जेको असां मुंहिंजी तबियत मौला ई आहे, माशाल्लाह। इन जे करे बसि मूंखे मौला ई जो चवंदा आहिनि त यको खां वठी मौला ई आहियां, ऐं जेको आहे सो मुंहिंजी अम्मा मूंखे मौला ई चवंदी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पूरी दुनिया के मौला ई करे। मां त चवंदुमि पल्ले मछली जे बारे में असांजी सैरिश जो है पुछण थी चाहे कि पल्लो मछली जेको आहे इहो छा हूंदी आहे, छा ख़ासियत आहे हिन जी, छो सुठी हूंदी आहे, ॿुधायो थोरो हिनखे सिंधीअ में। पल्ले जी हिकिड़ी मौसम हूंदी आहे, इन गर्मियुनि जी मौसम में यस, समंदर खां असांजी सिंधू दरिया ते ईंदो आहे, ऐं हू मतिलबु आहे त तमामु हिकिड़ो क़ीमती बि हूंदो आहे ऐं हिकिड़ो ताक़तवर भी हूंदो है। Yes. अच्छा, वैसे गर्मियों में तो लोग वैसे कहते हैं कि मछली नहीं खानी चाहिए। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है सैरिस के समंदर में फिशिंग बैन हो जाती है और वहाँ मछेरे नहीं जाते हैं, लेकिन पल्ला जो मछली है इसका सीजन ही गर्मियों का है। और इसकी कमाल बात ये होती है कि ये पानी के बहाव के ऑपोजिट समंदर से नहर में आती है और ये ऑपोजिट चल रही होती है, तो इसमें बड़ी ताकत होती है, लेकिन इसमें कांटे बड़े होते हैं, आप नहीं खा सकते। अच्छा चलें, ठीक है। लेकिन अगर मुमताज मौलाई साहब चाहें तो वो आपको बिना कांटों वाले भी पल्ला मछली खिला सकते हैं। क्या मतलब उन्होंने वो खास एक पॉन्ड रखा हुआ है जिसमें वो मतलब उन्होंने ऐसी मछलियां पाली हैं? नहीं, वो अपने हाथ से निकाल निकाल के खिलाते हैं। मोहब्बत इतनी है ना, मोहब्बत इतनी मोहब्बत सिंधी होते ही इतने मेहमान नवाज हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी बात है ना मुमताज भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आइडिया है। आप क्या समझ रहे हैं? मुमताज भाई, अब ये बताइए कि जो आर्टिस्ट, माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम दे दिया है और अल्लाह ताला आपको और बड़ा मकाम दे। जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है सिंध में, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं आबदा परवीन, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, लेजेंड। सनम मारवी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मैं कहता हूँ वो भी एक लेजेंड बन चुकी हैं। और अब बहुत सारे और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दे दी है इतनी इज्जत देने के साथ साथ कि आपने इस कम्युनिटी को भी पैरों पे खड़ा करना है। इस कम्युनिटी का हाल अच्छा नहीं है मुमताज भाई। बस क्या करें, करना पड़ता है। कम्युनिटी का हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मुमताज भाई? नहीं करती है। अब सपोर्ट सिर्फ यूट्यूब की है। यूट्यूब की सपोर्ट, यूट्यूब नहीं होता तो लोगों की सपोर्ट है। बस वो जो मोहब्बत करते हैं, फंक्शन में बुलाते हैं हमें, यस, बड़े बड़े हमें फंक्शन देते हैं, उन लोगों की मोहब्बत है, जो अवाम है हमारा। तो जो कराची के छपाटे हैं जो कि अल्टर्ड बाइक चलाना चाहते हैं, उन्होंने वो आप जैसा गाना बनाया था, हमारे शो पे आए थे 2 दिन पहले जी जी, और वो कहते हैं कि मैं अपनी अल्टर्ड बाइक निकालूं। मैंने कहा कि यार हम लोग देखो सिंध में गांव में बैठे हुए रीवो का ख्वाब देख रहे हैं, तुम लोग बड़े शहरों में बैठे हुए अल्टर्ड बाइक का ख्वाब देख रहे हो, ये कैसा जुल्म है। तो अब बहुत सारी कॉपी आएंगी आपके गानों की। जी जी, कापियाँ तो बहुत चल रही हैं, बहुत पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ नौजवान हमारे बच्चे जो गा रहे हैं। अच्छा लगता है टैलेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन ये जो कमाल चीज़ है ना सर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक मौलाई गांव में बैठ के कितना बड़ा ख्वाब देख रहा है और एक बंदा नौजवान शहर में बैठ के अल्टर्ड बाइक का छोटा ख्वाब देख रहा है। ख्वाब देखना भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत होती है और देखना चाहिए। हालात वाक़ियात पे बात करने हैं और ये दूर आपका ख्वाब क्या है अब मुमताज भाई? नेक्स्ट ख्वाब क्या है?
नेक्स्ट ख्वाब इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे सॉन्ग दूंगा अभी। ओके, हाँ इंशाल्लाह वो सुपर सॉन्ग दूंगा, कोशिश करूंगा। करने वाला तो अल्लाह है, मेरा मौला है। इंशाल्लाह। हाँ, तो आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं या बस सिंगिंग ही करते हैं? क्योंकि मैं 2011 से मैंने सिंगिंग शुरू की है, तो मुझे सिंध में बल्कि पंजाब में, अपनी कराची में मुझे फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, सही। क्योंकि उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। मुमताज भाई शादियां कितनी की हैं? 2 शादियाँ माशाल्लाह, सिर्फ 2, बाकी 2 कब आ रही हैं? नहीं आएंगी। चलें, अल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों को 2 शादियां करने की तो तौफीक अगर अता आपने फरमाए। सोचा कुछ ऐसा तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये रिश्ते भी करवाते हैं। हाँ जी। अच्छा तला, एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अल्लाह साहब क्या ये बातें हो रही है। सर अब सहरिश की बातों का मैं बुरा नहीं मानता, मेरी बड़ी पुरानी बहन की तरह दोस्त है, मैं जो हूं ना दिल पे नहीं लेता, लेकिन अब मुमताज भाई के लिए रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है सहरिश। यूट्यूब पे आपको जाहिर है। आइडिया नहीं है कितने मैसेज आ रहे हैं। चलें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उनके तो वीडियो मुमताज भाई वायरल हो हमारे साथ चुकी है। रहेंगे या मुमताज भाई का हम शुक्रिया अदा करें? बता दें प्रोड्यूसर साहब। मुमताज भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, प्लेजर, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। हमारे शो पे 4 चांद आपने लगाए, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे और हम मौलाइयों को मुश्किलात से निकाले। लेकिन हमारा जेवर मुश्किलात है सर, हमें बड़ी खुशी होती है मुश्किलात में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। मास्टर फ्रेम में आपने देख लिया है बड़ी फेमस शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। आपको पता चल गया होगा हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब अयाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं अच्छा, है। अयाज ऐसे खान से साहब को ज्यादातर लोग ना सहरिश अदाकार के तौर पे जानते सही हैं, बट है। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन ऑप्टिशियन। बिल्डिंगें इन्होंने गिराई हैं, अब बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, पर हम इनको सिर्फ एक एक्टर की नज़र से जानते हैं, लेकिन माशाल्लाह इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और इनके अंदर बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन आज जो हमने इनको मदऊ किया है, इनकी प्रेजेंस हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। हम जानना चाहते हैं क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है कि 50-50 के बाद कोई 100 आया ही नहीं। क्या वजह है कि उरूसा बहुत अनकही बड़े कमाल कंटेंट पाकिस्तान का बनता था एक दौर में, और मैं काफ़ी वक्त से इस बात पे परेशान हूँ और अफसोस कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ अयाज साहब आपको, अभी एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ है, को तेरे बिन करके उसका नाम है। कुत्तेरे भी नहीं तेरे बिन नाम है उसका को तेरे बिन। ये कॉमेडी आ गई दिल अब में। पकड़ लिया यार साहब ने मुझे ना, वो उस्तादों के उस्ताद है, मैं बचा हूं उनके सामने। तो उस ड्रामे को अभी एक पैमरा ने नोटिस जारी किया है। बिल्कुल। उसके अंदर एक सीन था जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी के साथ रात गुजारी और बीवी उस रात में रजामंद नहीं थी और उसने फोर्स किया उसको। फोर्स्ड एक्ट की वजह से जो है वो एक गलत मैसेज गया पूरी ऑडियंस को और फिर पैमरा को नोटिस देना पड़ा, और साथ साथ जो मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों लोगों ने वो जो ड्रामा देखा उनके जहन में जो बीज बोया गया वो कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमें परवाह ही नहीं है। हमें चाहिए रेटिंग और पैसा। सैडली हमारे कंटेंट में अयाज साहब हराम रिश्ते हलाल दिखाने लगे हैं। ससुर जो है वो बहू पे लाइन मार रहा होगा, देवर भाभी पे लाइन मार रहा होगा, शादी हो गई है, शादी हो गई है, वो बाहर घूम रहा होगा ना, मतलब क्या चक्कर है यार? ये जो फ्रस्ट्रेशन आप अपनी निकाल रहे हैं, मतलब मैं ना तो डायरेक्टर हूँ ना मैं उस ड्रामे में मेरा कोई कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर जरूर है, मेरा कैरेक्टर जरूर है, लेकिन लूज कैरेक्टर नहीं। आप अयाज साहब जहां जाते हैं ना, लोग देखते ही आपको बोलते हैं कि भाई ये क्या ड्रामे है। ये वो तारुफ है, ये वो तारुफ था जो मैंने अयाज साहब का नहीं करवाया था, तलहा ने पूरा करवा दिया कि बिल्डिंगें गिराई हैं इन्होंने। अरे तो मुझे ऐसा लग रहा है, अरे ये किया इस शख्स ने, और उस दिन तो पता है मैं जा रही थी, मुझे भी छेड़ा है। ऐसा लग रहा है आप पे इल्जाम है। अयाज साहब जिस ड्रामे की भी तलहा ने बात की ना, ये तो एक सीन ऐसा है जिस पर नोटिस गया। उससे पहले ये सीन है कि बीवी शौहर के मुंह पर थप्पड़ लगाने के बाद थूकती भी है। अनबिलीवेबल यार। मैं तो कहता हूँ कि आप ये बताएं, कोई करोड़ों रुपए दे दे इस सीन में, तो मैं तो जो हुआ है, और ये हो नहीं सकता कि नहीं पता चला होगा एक्टर को, मगर मैं ये समझता हूँ मैं तो करोड़ों रुपए मुझे कोई दे दे, मैं ये वाला रेटिंग का चक्कर है ना आजकल। अरे तो थूकना ये कौन सी जगह मिली है? और आपको पता है कि ये उस थूकने और थप्पड़ का रिएक्शन था कि शौहर फिर ये हरकत करता है, जिसके बाद पैमरा का नोटिस ये इन्होंने जो एक बात की है, बहुत कमाल बात की है कि हम जो ड्रामे को हम अगर ले जाएं वहाँ, हम कॉमेडी की फिर इसके बाद टोटल फिर कॉमेडी की बात करेंगे। बात ये होती है, मैं भी एक दो लोगों से उन्होंने मुझसे कहा कि यार साहब देखिए ये ड्रामा ऐसा हो रहा है, वो ड्रामा है। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेनेशन मांगी किसी से, तो वो कह रहे हैं यार भाई आप एंड तो देखिए। मैंने कहा भाई एंड से पहले 50 एपिसोड में आप
जनरेशन को कुछ और सिखा रहे हैं। आप एंड थोड़ी देखेगा बंदा, वहाँ से बच्चियाँ जो कल की हमारी जो बच्चियाँ कल अपने फ्यूचर में अपने हस्बैंड या सब कुछ जिनको फेस करेंगी वो सब सीख जाएंगी और एंड में दिखाएंगे उसको मार दिया। ओ भाई, तो उससे पहले जो आपने पूरा एजुकेट कर दिया। तो ये जो नहीं, हमारी अखलाकियात इस बात का तकाजा करती हैं कि लड़कियां आधी रात को घर से भाग जाएं। देखिए ना, हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना अखलाकियात, ना जातियात ये भी और ना नबातियात। सर ये सारी चीज इजाजत नहीं देते हैं इस चीज की भी कि हमारी सोसाइटी में शराब की दुकानें खुले, लेकिन खुली हैं, काम कर रही हैं। तो हमारे यहाँ कानून मैटर नहीं करता, सिस्टम मैटर नहीं करता, हमारे यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, वो जुमला आता है, तू मुझे जानता नहीं, तू मुझे जानता नहीं है। डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। सर अयाज साहब, अब देखिए मेरा एक और शिकवा भी है। इस स्ट्रेस्ड सोसाइटी में, इस परेशान सोसाइटी में जो डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, कॉमेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ह्यूमर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तंज़ो मिजाज बहुत बड़ा चैलेंज है। बचपन में 50-50 ने जो बेंचमार्क सेट किया वो क्या कमाल बेंचमार्क था कि आज भी 50-50 देखते हैं मजा आ जाता है कि यार क्या कंटेंट बना था। आज के दौर में 100-100 बनना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप और मैं मिलकर बना भी सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि सैडली साल 2000 के बाद जो सिर्फ एक फेमस कॉमेडी सीरियल चला वो बुलबुले चला, उसके अलावा कोई और आया नहीं। नबील साहब को सलाम कि वो आज तक माशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन हम क्यों ह्यूमर में, तंज़ो मिज़ाज में इतना पीछे रह गए? देखें, 2-3 वजूहत हैं। भले कितने ही देखें माहौल स्ट्रेस का होगा तो वहाँ सबसे अच्छा मरहम जो है वो कॉमेडी रखता है। अग्रीड। कोई भी हो, आप कहीं पर बैठे हो, आप 4-5 लोग बैठे हैं, अचानक एक शख्स जो है वो मजाक की बात करेगा तो सबका मुंह उसी की तरफ हो जाता है, क्योंकि हर आदमी ये चाह रहा होता है कि कुछ हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, 2 तरह के प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। एक बच्चों के लिए नहीं हो रहे कोई प्रोग्राम किसी भी चैनल से, और एक कॉमेडी के प्रोग्राम बहुत कम है। अगर कोई है तो या तो फिर देखें कॉमेडी में आप वही लेवल रखें, भले आप कितने मॉडर्न हो जाएं। आज भी देख लें तो आप इसकी 50-50 की बात करें, हम तालीम बालगा पे चले जाएं, हम अन्ना अलिफ नून पे चले जाएं, हम सजगप पे चले जाएं, हम टाल मटोल पे चले जाएं, जितने प्रोग्राम हैं सबकी कॉमेडी हालात वही हैं, हालात कभी नहीं बदलते। आपको अपने पंच लाइन्स, अपनी कॉमेडी में हर वक्त ये ट्रीट करना है कि लोग किसी तरह से भी इंजॉय करें, लोग किस तरह से भी कॉमेडियंस भी तो उस तरह के नहीं आ रहे ना, वो बजाय इसके कि वो सीखें, वो तू या वाले पुराने जो लेजेंड्स हैं उनको देख के कुछ समझ लें। अब उन्होंने वो बोंगियां मार के कॉमेडी, अब जो जोक्स हो गए ना अयाज साहब, वो सारे बुलियंग वाले हो गए हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाओ और लोगों को हंसाओ। जुमले, वो मैं तो गंदी बातें नहीं समझता, क्योंकि जिसमें देखें एक दौर था कि पहले भी जो ड्रामों में जो पीटीवी की प्लेस थे उसमें हीरो हीरोइन अगर है ना, वो अगर उनका फासला ज़रा कम होता था तो माँ बाप बच्चों को कहते थे बेटे जाओ बेटा अपना होमवर्क करो, जाओ बेटा सोने का टाइम हो गया। अब जो है दौर ऐसा है कि हमारे बच्चे जो है उनको लग जाता है कि कुछ क्या होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, अब्बू से कहते हैं अब्बू जी आपकी दवा का टाइम हो गया है, तो अब्बू भी खामोशी से उठ के चले जाते हैं। तो बात पता है क्या है, एजुकेट सब हुए हैं लेकिन बुराइयों की भी लोगों ने ना, लोगों को पता है कि अब इसके बाद क्या बुराइयां आने वाली, लेकिन जो निफासत मिजाह में उसमें है जो हम करते रहे, जो अनवर भाई के साथ हम करते रहे, अनवर मकसूद साहब के साथ लूज टॉक शो में, यानी कितने शोज आप देखें, तो हम तो जुड़े ही ऐसे लोगों के साथ रहे कि हमारे ऊपर वो स्टैंप लगी ही नहीं। मुशरन सारी साहिबा को देख के इतना मजा आता था, और अब भी माशाल्लाह से वो काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो पुराने स्टार्स हैं उन्हीं को देखकर मजा आता है, जो नए लोग हैं उन्होंने वो नाम नहीं बनाया उस अंदाज से। नहीं, आप सही कह रही हैं, वो जो एक झाग उठता है ना बहुत, तो वो ठीक है, एक झाग उठता है तो सब अरे यार क्या ये फलां आ गया। दूसरा यार सब एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि पहले जब जितने अदाकार थे तलफ़ुज़ का ख्याल रखा जाता था, डायलॉग की अदायगी के वक्त, अब वो तलफ़ुज़ का ख्याल भी नहीं रखा जाता, जो मुंह में आया बोल दिया, उसके अलावा कोई सोशल मैसेज नहीं है, बस वो स्टार प्लस को कॉपी करते हुए बस वो लंबे लंबे ड्रामे। एक ही चीज़ है समझने की ज़रूरत है, चाहे हमारी एड इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, एक ही चीज़ बिक रही है, वो है फहाशी, नाच और गाना। अगर आप देखें सर कि बॉलीवुड की जो हम मूवीज़ पहले देखते थे इंडिया की, तो उसमें इतनी फहाशी नहीं होती थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हॉलीवुड को देखते देखते इंतहाई फहश तरीन फिल्में बनाना शुरू कर दी। और अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो हमेशा से इंडिया की इंडस्ट्री को फॉलो करती थी और उनकी कॉपी करती थी, अब वो जो है फहाशी की तरफ बहुत स्पीड से आ रही है। एंड बाय फहाशी यू नो व्हाट आई मीन। देखिए कल्चरल अगर हम देखें, आप पंजाब को लें, बलूचिस्तान को लें, सिंध को लें, सारे सूबों को भी लें, तो हमारे यहाँ ऐसी रिवायतें, ऐसी स्टोरीज़, ऐसी सच्चाइयाँ मौजूद हैं
ठीक है, अब आप वो प्यार की अगर कहानी भी लें, उसमें भी कोई निफासत थी। हीर रांझा कर लें, आप लैला जी, मजनू कर लें, जी। उसमें भी एक निफासत थी, उसको पोर्ट्रे किया गया, चलें गानों के जरिए किया, ड्रामे के जरिए किया गया। तो मिजाह में तो अब हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं। Yes. लेकिन हो ये गया है कि बहुत सी जगह पे सेंसरशिप आ गई है, कोई बात हम बहुत नुमाया तौर पे नहीं कर सकते। जैसे हम, एक मिसाल है कि अगर हम किसी एक्स मिनिस्टर का इंटरव्यू लेते हैं और हम उससे पूछते हैं जनाब आप तालीम को किस नज़र से देखते हैं, तो कहेगा जी हसरत की नज़र से देखते हैं जनाब। तो अब कहने को तो एक अंदाजा मैसेज लगाएगा। है, बट इट्स इन वेरी कंप्लीट मैसेज कि आप इलेक्शन में लोग जीतते हैं तो जीत तो जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो भी उनको मिल जाता है जो वो चाह रहे होते हैं, लेकिन बाकी फिर क्या होता है। तो अब हम तो इस तरह से टोटकों में, छोटे छोटे टोटके में कहूँगा, इसको मैं जोक्स भी नहीं कह रहा, हम ये उनको नॉक कर देते अच्छा, हैं। आपने ये नॉक करने की भी बात की है यासर, मैं ये चाहूंगी, अभी हमने शुरू में जिस ड्रामे का हवाला दिया, ठीक है आप उसमें डायरेक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन जाहिर है आप हमारे लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, आप समझते हैं चीज़ों को। स्क्रिप्ट पहले एक्टर पढ़ता है, उसके बाद ही वो कहता है मैं ड्रामा साइन करता हूँ, मैं इस पे काम करूंगा, मुझे पसंद आया है। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी कि आप ये मैसेज दें राइटर को भी, एक्टर को भी, कि आज के एक्टर को स्क्रिप्ट लेने से पहले सोचना कि यार लिखने वाले को क्या सोचना चाहिए कि इस तरह का स्क्रिप्ट क्यों लिखा जा रहा वो है। एक इंडियन फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म देखकर बैठ जाता है कि अब यही स्टोरी दोबारा नहीं, आप लिखते मुझे रहना। बताइए क्या आप कहेंगे। आप देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और इसलिए कि खुद मैं, एक फैमिली है मेरी, और फैमिली नहीं, हमारे माशरे का और हमारे दीन का, और हम जिस जगह उंगली नहीं उठती है। देखें, अगर एक बच्ची जिस तरह से भी बोल रही है ना, उसके बोलने में भी इतनी निफासत होती है, तो ये तो सिचुएशन क्रिएट की जाती है। मतलब थूकना, थप्पड़ मारना और फिर उसके बाद इस तरह की जबरदस्ती, डू यू थिंक ये और हमें दिखाना दूसरा चाहिए? ये कि मैं तो हैरान, अभी मैंने एक प्ले किया था, मैं बहुत अरसे बाद किया, मैं तो पीटी के ज़्यादा किए, तो मैंने एक प्ले किया, उसमें एक मामू का रोल था। उस रोल के अंदर मेरा जो जुमला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो मेरा जुमला था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर दो जुमले थे, तो उन्होंने कहा तो आपने कहना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसके बाद तुमने टर्न, आप टर्न हो, आप दोनों की विंडो पे जाएं, विंडो से फिर टर्न लें, फिर आप कहें तुम्हारी हिम्मत कैसे। मैंने कहा यार मैं कितनी दफ़ा बोलूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे, वो तो हिम्मत ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो ड्रामा कितना बड़ा हो जाता है, हमारे पास महदूद टाइम होता है, उसमें कॉम्पैक्ट स्टोरीज आप देखें, 13 एपिसोड में पीटीवी पे ड्रामे होते थे, फातिमा बजिया के, हसीना मोइन, क्या ड्रामे होते थे, क्या फैमिली ओरिएंटेड प्लेज होते थे। क्या ये अब वो माशरा आज भी पीटीवी वही नहीं है जो पीटीवी पहले था? ओह नहीं, पीटीवी अब भी वही है, अब भी वही है। वही है, वो कट जाते हैं सब वहाँ, वो वहाँ स्क्रिप्ट पहले 3 लोग पढ़ते हैं वहाँ, आज भी यहाँ स्क्रिप्ट का जो है रुझान नहीं है कि स्क्रिप्ट आप इन स्क्रिप्ट राइटर्स को मैसेज देंगे या नहीं देंगे, मुझे बता नहीं, मुझे कोई देखे, मेरे पास तो कई काम है, शोबिज़ में नहीं हुआ तो चश्मे बेच लूंगा, मेरा इमेज कायम है, अल्लाह पाक का बिल्डिंगें गिरा शुक्र है। दूंगा। बिल्डिंग तो नहीं, वो तो मैं वहाँ से तो रिटायर हो गया, जितनी गिराई थी वही ढूंढ रहे हैं मुझे, तो खैर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो खुद है, कुछ नहीं है तो अपना चैनल लेके, मैं यूट्यूब चैनल मेरा है, मैं उसमें अपनी कॉमेडी कर लूँगा। लेकिन ये जो एज एन राइटर आप बात कर रहे हैं, तो राइटर को भी सोचना चाहिए, डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए, दूसरे लोग देखें, ट्रीटमेंट से ड्रामा बनता है। इंडिया के देखें बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जिसको वो ट्रीटमेंट से उसको हाईलाइट करते हैं। जब कुछ शोर मचता है फिर ट्रीटमेंट होता है कि आगे किस तरह चेंज कर दी जाती है। हाँ, ह्यूमर change की कर तरफ दी आ जाती जाएं है। वापस। आप अपने YouTube चैनल पे कुछ ह्यूमरस कंटेंट डाल रहे हैं यार सर? बिल्कुल वो हंसा अयाज रहे हैं खान लोगों को। ऑफिशियल के नाम से है, और आप लोग देखिए, और कोई ट्रेलर subscribe भी दे करें। देना हमें इस दफा अपने मैं चैनल। ट्रेलर दे देता हूँ, बिल्कुल। 3, ट्रेलर में 2, 1 क्यों? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हैं। कैसे है? अरे हमारा इतना जरा ज़्यादा बिल आ गया है, इस बिल का हम क्या करें जी? कुछ नहीं करें, जो बाकी कर रहे हैं वो भी आप भी वही करें। क्या करें? सब्र करें, जब मोमबत्ती जला के बैठ जाएं, जब पंखा लगा लें। तो टोन्स, मैं तो कहता हूँ, देखें हमने जो किए ना प्ले, उसमें टोन्स की खूबसूरती आज भी है। बहुत से लोगों की यूट्यूब चैनल्स हैं, वो करते हैं, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, टोन्स नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने मोइन भाई कहते थे, मोइन अख्तर हमेशा के, आज तुम्हारे पास बहुत टोन्स हैं। और मेरी जो जितने मुझे प्राउड ये होता है कि मैंने हर काजी वाजिद साहब, एक पूरा स्कूल उनके साथ किया, कवि साहब के साथ काम किया, मोइन भाई के साथ काम किया, ज़िया साहब के साथ भी आपने काम ज़िया साहब के शुरू में किया था। ओके। जब वो उनका वो गाना था ना, एक उमर हुस्न की शरीफ साहब के देवी साथ से भी मुझे किया प्यार होगा। हुआ था। उनसे कहा कि एक आप ये गाना गाएं, एक हुस्न की देवी से मुझे, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में अरेस्ट हुआ था, एक दिन जो उसने मुझको सोता हुआ छोड़ा, वो चली गई मुझको वीपता हुआ छोड़ा। तो
वो हम उस वक्त की ये चीज़ों पे लोग इतना एंजॉय करते थे। एक चैनल था, उसमें देखा अगर उसी की कोई मिमिक्री कर रहा है तो वो इतना उसको लोग लाइक करते थे। तो हम उसी से, हम तो वन मैन शो से मशहूर हुए। टीवी पे सिर्फ इलेक्शन में एक प्रोग्राम जब इलेक्शन में आता था, उसमें वन मैन शो में मैं ज़्यादा आता था। ड्रामे मैंने कम ही किए, लेकिन क्रिएट करता रहा कि मोइन भाई कहते हैं तुम्हारे पास लगता है कोई मशीन है, तुम निकालते रहते हो जोश, कोई ना कोई करते रहोगे। वो गाना था तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। जी, जी। तो मैंने कहा किसी स्टॉप पे कोई लड़की खातून खड़ी थी, उसको देख के उन्होंने कहा तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। उसने रख के थप्पड़ मारा, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान। तो वो अच्छा, ये मुझे बताएं, ऐनक वाला जिन बच्चे इतना शौक से देखते थे, ये जो बच्चों का कंटेंट माइनस कर दिया, इसकी वजह क्या है? क्यों कर दिया इन्होंने? कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है अब। देखें, बच्चों का कंटेंट, या तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते तब तो आप कंटेंट नहीं रखते कि ना बच्चे होंगे ना कंटेंट होगा। आप देखें, बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ना, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन आप उन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो सारे ट्रांसलेटेड कार्टून आ रहे हैं, और बाकी हमारा अपना कोई जाति कोई प्रोग्राम भी नहीं बन रहा। इसका बड़ा अफसोस है। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन सा है इस वक्त दुनिया में? देखिए, मैं दुनिया पे तो जाता इसलिए नहीं जाता कि ना तो इतना टाइम मिलता दुनिया पे जाने का। पाकिस्तान? लेकिन पाकिस्तान में देखें, जो बड़े टॉप के हैं वो तो चले गए। बाकी लहरी भाई चले गए, उनके साथ भी मैंने काम किया, मुझे कभी नहीं भूलता। उनसे पूछा था ना, कहने लगे आपके इतने 30 साल गुजर गए फिल्मी दुनिया में, तो फिल्मी दुनिया की तरफ आपकी कोई औलाद नहीं गई? कहने लगे ना तो फिल्मी दुनिया की तरफ औलाद गई और ना ही वहाँ से कोई औलाद आई। अच्छा। मैं एक लम्हे को समझे, फिर मैंने कहा लहरी भाई कमाल आदमी हैं। तो हम जो है, हम सिर्फ यही समझते हैं आज के दौर में मिज़ाह में अगर हम ज़ुबानी जुमले ना बोलें तो भी लाफ्टर मिलते हैं। तब भी हम, अगर मैं वन मैन शो या हम कहीं बाहर बहुत ज़्यादा, मैं बाहर ज़्यादा शो करता हूँ, तो हमने अभी अमेरिका में, बल्कि वो एक नाम तो है, बंदू खान का नाम है, वहाँ पे एक उनकी लॉन्च हुआ था। उसमें मैंने अपने 1-2 स्क्रिप्ट बनाए थे और उस पर कल्चर को मैंने कहा कि हमारे ये देखिए कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और ये कबाब पराठा और ये और वो। तो उधर मैंने लोगों को इंटरव्यू दिए थे। वो इंटरव्यू में खातून से पूछा, मैंने कहा ये बताएं बिरयानी की तरकीब, ये तो मेरी मियाँ बनाते हैं। वो मेरे लिए वही लाफ्टर बन गया। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, तो आप जैसे, आप सवाल आपका ऐसा हो जाए कि मिज़ाह अपने आप बन जाए। जी हाँ। तो ये जो है ना, ये बस हमारी मजबूरी है, बच्चों वाली बात भी है और मिज़ाह की कमी तो है। अच्छा, इसमें ये भी है कि एक्टर्स ही नहीं, मैंने देखा राइटर्स भी नहीं अब उस पाए के आ रहे। पता नहीं क्या क्या स्टोरीज हैं, इतनी लंबी लंबी 50-50 किस्तें, और किस्त में कुछ नहीं होता। छोटा सा होगा, वो अपने घर चली गई, वो अपने घर से वापस आ गई, और किस्त खत्म हो गई। नहीं, और कुछ के तो ड्रामे में असल में वो सोचते हैं हम यार 30 एपिसोड बनाएं, वो फिर वो कहते हैं नहीं चलाओ यार, बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसको 60 तक ले जाएं। अब आखिर में जब वो फंसता है, आपने देखा कुछ ड्रामों का एंड इतना बुरा होता है कि समझ नहीं आ रहा था। फिल्मों में तो चले फिर हो जाता है कि वो, मैंने वो एक बनाया था, कहने लगे जी आपने शेर खान वाला मैंने एक रोल कहीं किया था, तो कहने जी शेर खान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। कहने कभी फिल्म में काम किया, एक फिल्म में काम किया था, लेकिन हमारे को 2 साल का जेल हो गया। कहले क्यों 2 साल की जेल क्यों? कहले एक में हमारे को बदमाश बनाया था कि हीरोइन को अगवा करके ले जाना है, हम अगवा करके ले गया, 2 हफ्ते के बाद लौटा तो हमारे को 2 साल की जेल हो गया। तो बात यह है कि आप किसी भी ड्रामे का एंड करें तो इतना अच्छा तो करें कि लोगों को याद रहे कि यार ये फिल्म या ड्रामा जो है इसका एंड अच्छा था, इसको तो ये पता फंस जाते हैं। आजकल तो गानों पे ड्रामे बन जाते हैं, स्टोरीज होती नहीं है उसमें। अच्छा ऐसा ये बताइए कि कहीं ये वजह तो नहीं है कि ह्यूमर पे काम कम इसलिए हो रहा है कि हमारे पाकिस्तानी लोग यार उनको हंसाना बहुत मुश्किल हो गया यार साहब, वो इतने परेशानियों में घिरे हुए हैं कि ऑडियंस से रिस्पॉन्स लेना इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस। जो स्टैंड अप कॉमेडी मैं देख रहा हूँ आजकल। नहीं, बिल्कुल है। आप देखें ना, टेंस्ड, आप घर से टेंस्ड, पहले तो घर से ले लें, आप घर से आप टेंशन से निकलेंगे, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ टेंशन, और वहाँ बैठेंगे तो टेंशन। फिर आदमी कहता है किसी तरह से बस पेंशन मिलना शुरू हो जाए ताकि सुकून से बैठ जाए, क्योंकि डॉलर पे ही बात कर। एक फ़कीर आया, मैं रियल बता रहा हूँ, फ़कीर आया, मैं ऑप्टिकल में इत्तेफाक से खड़ा था, मैं किसी को डील कर रहा था अपने दोस्त के, तो कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो मैंने कुछ रुपए दिए, तो कह रहा मैं इसको फिर उसमें डाला, अपने सोशल उसमें मैंने डाला, तो दे दे कुछ बाबा। मैंने दिए तो कह रहा है इसका तो $1 भी नहीं बनेगा बाबा। मैंने कहा डॉलर डिस्कशन इज नॉट ओनली फॉर अस, एवरीवन इज आस्किंग।
कि भाई वो डॉलर कहाँ पहुंच गया, गोल्ड कहाँ पहुंच गया, फलां चीज कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ पहुंच गए। और आजकल तो फकीरों के भी सुना है बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, पीछे वो बड़े मांग घर रहे होते हैं वो पैसे। कह रहा है ढाई, अभी एक था वो बैठा हुआ गिन रहा था, मुझे देख के ना, मेरी आदत है ना कहीं से कैमरा, वो देखा बना, उससे 3 गड्डियाँ छुपा ली जो थी 20-20 रुपए वाली, और उसने यूँ छुपाया, कह रहा 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ मैं। सर अभी पैसों की बात ना करें, आप चले नहीं, आगे। नहीं, कर लें। आप पैसों की बात ना चलिए, करें, अभी सारा हालात थोड़े काज़मी कशीदा इस हैं। वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं, सितारों की चाल बताती हैं और कौन सी शख्सियत इस वक्त चाल के ज़ेरे असर है उनसे जानते हैं। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त माशाल्लाह से मारूफ शख्सियत अयाज साहब हमारे साथ हैं, ज़रा बताइएगा इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बता सकती हैं आप? साहब उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। नहीं बता आपके दें, पास स्टार बता देता उनका हूँ क्या कहते हैं, उनका बर्थ डिटेल है तो श्योर बताएं तारीख पैदाइश। 1956 नहीं, स्कॉर्पियो 19 स्कॉर्पियो। नहीं समझ में आया मुझे। 1956 1956 यानी कि 19 सितंबर हाँ 1956 जी 1956। सही बता अरे दिया क्या आपने। तर्जुमा किया आपने। क्या बात। तुसी कितों दे हो? फैसलाबाद। हाँ, देखा मैंने नहीं, आप ये सोचे मैंने यही जुमला क्यों पंजाबी में कहा है, काज़मी तो साहिबा आपको जरूरत नहीं थी बताइए। कहने की। शायरा जी टाइम एंड प्लेस ऑफ कितने बजे पैदा हुए थे अयाज साहब, कहाँ पैदा हुए थे? पैदा हुए थे तो मैंने देखा धूप निकली हुई थी। धूप निकली हुई थी, दोपहर के 1 बज रहे थे। शहर कौन सा था? शहर तो था कोई सिंध था, सांगड़ सिंध था। सांगड़ में पैदाइश हुई है और दिन के 12-1 बज रहे थे। वाकई में श्योर, एक सेकंड। याद तो इतनी ही है मुझे। अच्छा, आप लोगों के ज़माने में तो माओं को पता ही नहीं होता था कि बच्चे किस दिन पैदा हुए, भूल जाती थी, इतने सारे बच्चे होते थे। नहीं, आपको हमारे कितने हम बहन लोग भी भाई? ज्यादा, हम 9 बहन भाई थे। माशाल्लाह, हमारे तो मेरी खैर इतने भी नहीं थे बड़ी कि बात है। निशानी मुझे 1 लगाते। बजे भी याद है और सांगड़ भी याद है। बच्चे भी याद हैं। सायरा इज बैक आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपकी पिछली आवाज कट गई थी। एक्यूरेट। हाँ दोबारा बोले आप। हाँ, तो इफ इट्स एक्यूरेट तो जी, फ्यूचर का मामला। तो अगर ये इनका है ना बर्थ डेटा है तो है ना ये इनका काफी टाइम पीरियड अच्छा है अंटिल नेक्स्ट ये जनवरी जो आएगा 2024 तक का। तो ये क्लिक हुआ था टाइम, जैसे एकदम इंस्टेंट जो फेम मिलता है एंड एवरीथिंग, fame मिलेगा बहुत थोड़ा ज्यादा चीजें ऐसा। जरा थोड़ी गेटअप होती हैं, तो ये काफी अच्छा चलता रहेगा। तो अगर ये यूटिलाइज करना चाहते हैं मोर टू है ना तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इनका टाइम पीरियड काफी अच्छा है, जनवरी तक का ये क्रिएटिविटी और ये जो आते हैं क्रिएटिव सॉन्ग्स, ये काफी इनके लिए अच्छा रहेगा एंड ही विल गेट मोर फेम आउट ऑफ इट। जनवरी तक आपकी क्रिएटिविटी भी आपको बहुत फेम दिलवाएगी और YouTube से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। वाह, बिल्कुल यार, अच्छी ये तो- खबरें हैं। ये तो बहुत अच्छी खबरें हैं। 10% कमीशन सायरा का होगा। सारा आप तो भाई कमाल आपने कर दिया। अच्छा चले, मेरी आंखों के बारे में वो सॉरी अच्छा सारा मुझे क्या बताएगा? थोड़ा सा ख्याल रखिए ना कि थोड़ा सा जरा एक लॉन्गर पीरियड में थोड़ा नेगेटिव पीरियड में कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन ना लीजिएगा जो आपकी है ना थोड़ा सा जैसे सेहत कोई का होता drastic है decision issue, नहीं ये लेना। थोड़ा ना हो। अदरवाइज अंटिल जनवरी इट्स वेरी पॉजिटिव। यानी जनवरी कि तक वैसे दूसरी possible तीसरी शादी का भी ना सोचिएगा। नहीं वो तो सोचना गुनाह है इस वक्त। अच्छा सारा, मुझे ये बताएगा कि अब ये मई खत्म हो गया है, बस कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा मई का महीना। जून में बजट आ रहा है, पाकिस्तान के सितारे क्या बता रहे हैं? पेट्रोल भी सुना रूस से आ रहा है, कुछ सस्ता होगा यहाँ पर मामला कि महंगा ही रहेगा? नहीं, नथिंग मेजर चेंजेस आर कमिंग अप, थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, जून के बाद जरा थोड़ा सा बजट में थोड़ी बहुत चीजें आएंगी जो इम्प्लीमेंट किया, जरा थोड़ा सा अगर फायदा भी हुआ तो वो कुछ अरसे के लिए होगा इन बिटवीन, बट अगेन नेगेटिव जो एक ट्रांसलेट जो मैं बता रही हूँ नेक्स्ट इस साल और नेक्स्ट ईयर तक वो रहेंगे। तो वो हम एक रोलर कोस्टर राइड में बस चल रहे हैं पाकिस्तान अभी, तो वो ऐसे चलता रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है जो मिलेगा। इसाक But डार don't साहब के expect, स्टार्स from the government क्या immediately. कह रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं अल्लाह ने पाकिस्तान को क्रिएट किया है, वही संभालेगा, यानी उनसे इतनी तवक्कुआत फिर लगाएं कि ना लगाएं, मुझे बताएं। देखिए, मैंने बोला है कि इसे लोगों को अपनी तरफ से करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से एज सच अभी कोई ना कोई ऐसी कोई चीज फायदे की नहीं मिलेगी। लोगों को खुद ही अपने आप जो कहते हैं ना अपनी मदद आप करना, बी योर ओन हीरो, बी योर ओन बॉस, वो चीजें करनी पड़ेंगी। एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, इस पे जरा ज्यादा ध्यान दे लोग तो दे विल बी मोर सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। बट आई नो अभी जरा थोड़ा सा चीजें टाइट है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर थिंग्स विल बी बेटर। अच्छा, होरोस्कोप क्या कह रहा है?
अच्छा, इस बार जैसे मैं बताती हूँ, आपके मून ट्रांसिट होता है एवरी 54 आवर्स, ट्रांसिट चेंज होता है। तो नाउ मून इज विजिटिंग और ट्रांसिटिंग द 6th, 7th एंड 8th हाउस। हमारा प्रोडक्टिविटी को, रिलेशनशिप्स को ये रहना करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज के लिए ये वक्त काफी अच्छा है, प्रोडक्टिविटी लेवल पर काफी अच्छे काम कर सकेंगे एंड एवरीथिंग। दे माइट मीट someone new through their like workspace or something like that, but again उनके काफी heavy चीजें चल रही हैं, तो उनको जरा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कोई भी hasty decision, जल्दबाजी में कोई काम ना ले, that would be थोड़ा सा एक उनके ऊपर वो हो जाएगा, problematic हो जाएगा। तो just go with the flow वाला भी situation है उनके लिए। टॉरस के लिए अगर हम बात करें तो एक unexpected gain जरा थोड़ा सा एक मुझे नजर आ रहा है, that would be a good thing इंशाल्लाह ताला। एंड एक चीजें होती हैं कि you need to give out, जो आप चीजें ले रहे हैं, जैसे कुछ लोग हालांकि दे आर नोन फॉर देयर गिविंग नेचर एंड एवरीथिंग, बट नाउ दे शुड कीप थिंग्स टू देमसेल्फ एंड टेक थिंग्स कि हाउ पीपल आर ट्रीटिंग देम, लुक एट दीज थिंग्स। तो वो ज्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा एंड दे माइट मीट समवन जो अथॉरिटेटिव फिगर होंगे और वो उनको हेल्प आउट करेंगे इन देयर करियर एज वेल। जेमिनी पे अगर हम बात करें तो आपके ये 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस के लिए क्या होता है, ये आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी विल बी रिलैक्सिंग मोर दिस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ एंड एवरीथिंग। दे विल बी मोर क्रिएटिव एंड वो सारी चीजें, तो ये काफी उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो उनको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए और थोड़े अपने क्रिएटिव, जो उनके क्रिएटिव जूसेस फ्लो हो रहे हैं, दे शुड ट्राई टू यूटिलाइज दैट दिस वीक इंशाल्लाह। फिर कैंसर की अगर हम बात करें तो कुछ मुझे कोई न्यू एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है उनके काम में, या कुछ नया पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे विच विल हेल्प देम टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ एंड थोड़ा सा इनका कैंसर का थोड़ा बेहतर होगा। बट अगर अगेन दे आर अंडर वेदर, इसका मतलब ये है कि मीन्स कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है। तो वो यही बात है, कोई भी रिस्की टाइम अभी नहीं लें। सॉरी थोड़ा बीच में मैं ब्रेक लूंगी, मैं थोड़ी मेंशन कर दूं कि अंटिल 3rd of June थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है सारी चीजों के लिए। तो कोई भी ऑल ओवर सारे ज़ोडिएक्स अपना जरूर ख्याल रखें, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, कोई बहस में ना पड़े, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, बिकॉज इट कैन fire back in a very like weird way। तो प्लीज जरा थोड़ा सा ख्याल रखें। नाउ कमिंग बैक टू लियो के लिए ये 2nd हाउस में आएगा। तो दे विल बी नर्चरिंग देयर फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा क्लोज बॉन्ड रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लियो की अगर हम बात करें तो दे विल बी नर्चरिंग देयर लाइक फैमिली, मोर अटेंशन ज्यादा देंगे बच्चों को, अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को। तो दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर क्रिएटिंग अ गुड बॉन्ड। शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, इफ दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर फैमिली दे माइट ट्रैवल बैक दिस वीकेंड। ये भी जरा पर्सपेक्टिव, थोड़े से इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। अगर हम वर्गो की बात करें तो जरा थोड़ा सा इनको ख्याल रखना है अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स पर कि अभी कोई ना कोई जो भी कोई अच्छी ऑफर आए तो उसको जरा थोड़ा देख भाल के चले, क्योंकि थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे सीम टू बी। तो जरा थोड़ा सा उसमें ख्याल रखें। देन स्लीप इश्यूज उनको आ सकते हैं, इंसोमिया ट्रिगर हो सकता है, एंजाइटी इश्यूज थोड़ा ट्रिगर हो सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखें। लिब्रा की अगर हम बात करेंगे तो दे लाइक बोलिए तो बहुत जरूरी है उनके लिए ब्रेक लेना, बिकॉज काफी हैवी ट्रांसेस चल रहे हैं और प्लेसमेंट्स भी ऐसी हैं उनके पिछले 1 साल से ही चल रही है उनकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी भी ऑन गोइंग है अंटिल नवंबर। तो दे शुड टेक अ ब्रेक। जो अगर उनको मिल रहा है टाइम, दे थिंक कि उनको नहीं मिलना चाहिए, बट उनको ये चीज का फायदा उठाना चाहिए। दैट विल बी अ गुड, अ फ्रेश एक माइंड के साथ वो दोबारा आएंगे, बट दे माइट स्टिल क्या होता है ना कि एक आइसोलेटेड जरा फील करें। स्कॉर्पियंस के बारे में बात करें तो इट विल बी गुड टू कनेक्ट सम ओल्ड फ्रेंड्स। कोई पुराने फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हैं, या दे माइट बी एबल टू गेट कनेक्टेड विद देम। थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करें, इवन इन लाइक तो कि एनजीओज पे या कुछ वेलफेयर के काम में इसमें टाइम स्पेंड करें। दैट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ एंड मोर रिलैक्सेशन। तो दैट विल बी अ गुड थिंग। और कुछ गुड न्यूज आ सकती है थ्रू देयर वर्क पर्पस या कोई पर्सनल लाइफ में, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। सेजिटेरियस के बारे में बात करें तो ये इनकी 8th हाउस पे सारे सब कुछ चीजों को कवर करेगा। तो एंजाइटी इश्यूज कवर ना थोड़े से ट्रिगर हो सकते हैं। तो दे शुड लेकिन होता है कि उनको थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए एजुकेशन या लर्निंग समथिंग न्यू। दैट विल स्लो डाउन देयर एंजाइटी लेवल, थोड़ा एंशियसनेस कम करेगा और सुकून में इनको रखेगा उसके लिए। तो सीखे कुछ नया और स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करें, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। फिर हम कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न को मैं कहूंगी कि दे शुड अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई भी गॉसिप हो उसमें इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज इट कुड बैकफायर। उनके ही नाम, उनके ही सब चीजें, एक होता है ना कि उनके ही नाम पे ऐसा सारी चीजें हो जाएंगी एंड दे विल रिग्रेट लेटर इट। तो डोंट गेट इनटू एनी ऑफिस पॉलिटिक्स, स्पेशली फीमेल्स से और एवरीथिंग। जितना भी आप जिनसे क्लोज हैं
at work as well, be very careful when you share your thoughts about anything related to your work and all. But just try to travel. अगर कोई थोड़ा work related travel मुझे नजर आ रहा है तो that's a positive thing. Aquarius के बारे में बात करें तो there is a new shift. थोड़ा सा इनके वर्क रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो मैं कहूँगी अंटिल 3 जून तक थोड़ा सा ख्याल रखें, उसके बाद दे आर गुड, या 3 या 5 तक अगर रुक सकते हैं तो दैट विल बी अ गुड थिंग. कुछ नया शिफ्ट आएगा इनके पर्सपेक्टिव में, मगर एंजाइटी लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, तो थोड़ा सा ख्याल रखें उसको लेके. इनहेरिटेंस का भी थोड़ा सा इशू आएगा, उसमें दे कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, दैट विल बी अ गुड थिंग. प्राइसेस के इन दी एंड हम बात करके आए तो इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. रीअसेस करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, बोथ मॉनेटरी एंड इमोशनल. जहां पे वो इन्वेस्ट करें अपने आप को तो जरा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एंड दे विल गेट टू नो हु इज हु इन देयर लाइक सराउंडिंग्स. दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम इंशाल्लाह. Thank you, Saira Kazmi, for the horoscope. It's always a pleasure talking to you, and thank your precious time. Right, अच्छा ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हमारे स्टूडियो में इतने बड़े लेजेंड हैं, अयाज साहब, जिन्होंने माशाल्लाह से अपने यूट्यूब चैनल का भी आगाज़ कर दिया. किस नाम से है? अयाज खान ऑफिशियल. ऑफिशियल. आप जानते हैं जितनी भी खूबरू अदाकार हैं और लड़कियां होती हैं अपने नाम के आखिर में ऑफिशियल जरूर लिखती हैं, इसीलिए अयाज साहब. लेकिन मैं वो वाला ऑफिशियल नहीं हूँ. अब मुझे ये बताइए, मुझे मालूम पड़ा है कि आपके अंदर गुलूकारी के भी गुर मौजूद हैं, तो कोई गाना सुना दीजिए. जाते जाते कोई मैसेज भी देना चाहते हैं? पहले एक मैसेज तो मैं आंखों से मुतालिक देना चाह रहा था कि क्योंकि मेरा अपना शर्म हया पैदा करें आंखों में शर्म है, उसमें इजाफा करें. नहीं, वो मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तारिक फरीदी साहब, उनकी मेडिसिन का है, तो उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर कहें कि हम अपने बच्चों को जो गैजेट्स में जो इतना ज़्यादा हो गए और थ्रू आउट रहते हैं, उसकी वजह से स्क्विंट और इस तरह से मिलती जुलती जो आँखों की प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ज़रा गड़बड़ है, तो उसका ज़रा ख्याल रखें और ये बड़ा ज़रूरी है. और जहाँ तक आप आवाज़ के, आपको पता है हर शादीशुदा जो मर्द होता है उसकी आवाज़ में एक दर्द होता है. तो अब या तो आप कह दें कोई वो मैं आपको गा दूं प्लीज. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से. वेरी नाइस. चलिए जी, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है. भाईजान, कदरदान, मेहरबान, आ जाइए, आपको दिखाएं ऐसा शाहकार. यकीन मदारी पहले ऐसे होते थे, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पूरी मदारी की कास्ट और टीम मौजूद है, जिन्हें हम वेलकम कहेंगे अपने शो पे. और इनमें से एक मेरा बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर पारस मसरूर. वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम जानते हैं कि ये एक न्यूज़ से आप उठे थे और फिर माशाल्लाह से आप एंटरटेनमेंट, ड्रामा, थिएटर के ऊपर छा गए हैं और अब हर कोई इनसे प्यार करने लगा है. पारस सर, थैंक यू. वेलकम टू दुनिया बोले. बड़ी खुशी हो रही है आपको आज अपने सेट पर पाकर. बिल्कुल, सारे बदले लूंगा. सेम यार, जरूर. मैं तो हाजिर आया इसीलिए हूँ. सैरिश किसी और का पिता जी बिल्कुल. इबाद आलम शेख इस वक्त दरमियान में मौजूद हैं. ये अदाकार हैं और उसके साथ फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिराजुस सालिकीन. बड़ा लंबा नाम है इनका, सिराजुस सालिकीन. तो यानी नाम से पता चल रहा है फिल्म बड़ी होगी. तो ये सिराज साहब, पहला सवाल तो आपसे बनता है, ये कैसे सोचा आपने कि मुझे कराची के इश्यूज को हाईलाइट करना है और ये फिल्म बनानी है, और मदारी नाम आपने कैसे सोचा? कराची के हैं तो कराची के इश्यूज पे ही बात करेंगे. और जो हमने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पले बड़े, यहाँ पे बड़े हुए हैं, तो जाहिर है जो पहले नेचुरली जो कहानी आई है वो कराची की ही आई जहन में, और जो देखा अपनी लाइफ में सिनेरियोज, उसी के इर्द गिर्द हमने इस कहानी को बनाया. और 2019-20 के फेज़ में हमने कहानी को लिखा और फिर हमने उसको कंप्लीट किया. मदारी जो है वो फिल्म देखेंगे तो आपको और समझ आएगा. जिस तरह आपने ट्रेलर में देखा कि एक बंदर है और एक किरदार है जो उसके साथ नाच रहा है, तो अब यही है कि मदारी की ढोल पे सब नाच रहे हैं, और मदारी है कौन वो मूवी देख के आपको पता चलेगा. तो पारस, मूवी कौन देखने जाए और क्यों देखने जाए? सभी देखने जाएं. और
इसलिए देखने जाएं क्योंकि All हमारे- ages? हाँ, ऑल एजेस। आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, दोस्तों के साथ देख सकते हैं, अम्मी अब्बा बाबा के साथ जाके देख सकते हैं, दादा दादी को भी जाके लेके जाके दिखा कोई सकते आपने हैं। फहाशी का गाना वाना आइटम नंबर नहीं कुछ भी रखा? नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी किसी भी किस्म की आलूदगी से पाक ये फिल्म है। Okay. और सेंसर बोर्ड ने बड़े आराम से इसको जो है अप्रूवल दे दिया। और लेकिन अगर सेंसर इसलिए- बोर्ड देर से अप्रूवल दे तो ज्यादा लोग देखने जाते हैं। वैसे वो देखने जाते हैं, आखिर वजह क्या थी कि इतनी देर से अप्रूवल? हाँ, लेकिन फिर उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरती ना, फिर वो हाँ। कहते हैं क्यों सेंसर की थी आपने। Yes. तो ये वाली आपने बात क्या है। सोचकर स्क्रिप्ट को साइन किया कि पहले हाँ, वो मैं तो करूँगा? जवाब दे दूं ना कि अच्छा, क्यों भी देखें। रहता है। सैरिश को अच्छा, भी बीच में रहता है। कूदने का बड़ा शौक है। ख्वातीन क्यों हज़रात, देखें? आपने वो वाकई इसलिए- पारस ने आज मेरा साथ दिया। Thank अभी you, तो पारस। बोल दिया आपने कि सब देखे, दादा दादी चाचा चाची नहीं, सब क्यों देखे। देखें का जवाब नहीं दिया चलिए, दे ना। दें इसलिए जीजा। देखें कि ये हमारी फिल्म है और ये पाकिस्तानी ओरिजिनल फिल्म है। और इंडी फिल्म मेकिंग में मेरा ख्याल है ये हमारी इंडस्ट्री में एक संगे मील का काम करेगी। अगर इंडस्ट्री बाकायदा डेवलप हो गई तो ये याद रखी जाएगी हमेशा फिल्म के, ऐसी फिल्म भी बनी किसी ने और किसी ने स्टार्ट किया। और एक डियरिंग ये काम है कि इसमें कोई भी स्टार कास्ट नहीं है, सारे ट्रेंड नापा के एक्टर्स हैं इसमें। और एक मिनट, नापा के ट्रेंड एक्टर हैं के बाद बड़े खामोश बैठे हैं, काफी देर से बैठे हैं। आप भी नापा के ट्रेंड एक्टर हैं? जी बिल्कुल हूँ। चलिए जी, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आपको कोई बकायदा शक था क्या, नहीं, सैरिश? मतलब आजकल आम तौर पे गली मोहल्ले से उठ के जिसको यूट्यूब पे हिट हो गया वो एक्टर बन गया। वो आपको पता ही है। फिर वो जो डायलॉग एक आध मैं नहीं लेना चाहती नाम, पारी पारी, वो जो एक्टिंग ले शुरू लिया हो आपने जाती है। ले लिया नाम। सब कुछ कह के दे रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ वाले चाहती ना। न्यूज़ वाले बहुत छोड़ते तेज नहीं है, हैं। बहुत बात तेज है। बताइए। जी, इबाद, मूवी में ऐसी क्या चीज़ है जो आप कहेंगे कि यार मजा आ गया? मूवी में परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत मार्जिन था, तो उसको करने में तो वाकई में मज़ा आ गया। लेकिन कराची के प्रॉब्लम्स बड़े इन डेप्थ। हिदायतकार साहब ने कह दिया है, सिराजुस सालिकीन साहब ने, कि हमने कराची के इशू को हाईलाइट किया। इट इज नॉट एन इजी टास्क भाईजान। भाई कराची के इश्यूज में कचरा भी है, सड़कें भी हैं, गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन को आप लोगों ने किया क्या है? मतलब इस अक्कासी किस चीज़ की कर रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो की या किस चीज़ की? देखिए, कहानी तो एक रिवेंज स्टोरी है, एक बदला। पर्सनल स्टोरी है, एक कैरेक्टर की जो इंतकाम ले रहा है। बट जो प्रेमिस है ना कि एक आम आदमी के लिए इंसाफ, इंतकाम कैसे हो सकता है एक कंट्री में जो इन मसलों में, ख़ासतौर पे कराची में जहाँ पे इतने बेसिक इश्यूज हैं, करप्शन भी है और भी 10 मसाइल हैं, तो वहाँ पे एक आम आदमी जो है वो उसका क्या है, व्हाट इज जस्टिस फॉर हिम। लेकिन सिराज, हमारा कंसर्न यही है कि जिसने पिछली बार जो है ना पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर कब आईना दिखाया था, मालिक फिल्म बनाई थी, वो बेचारा आज कनाडा में ट्रक चला रहा है और पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ गया। हम लोग अगर आईना दिखाते हैं ना, इवन थ्रू योर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थ्रू योर लेंस, थ्रू योर कैमरा, तो डिपेंड करता है कि बर्दाश्त आईना नहीं होता। किसको दिखा रहे हैं आप। यस, आपने किसको दिखाया? सोसाइटी को? हाँ, मुआशरे को। और मुआशरे की जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जिस तरह से नाइंसाफ़ी है, एक आम इंसान को जिस तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो क्या रास्ते अख्तियार करता है। और एक नौजवान लड़का जो इस सिस्टम का शिकार रहा और उसने बहुत कुछ खोया, और फिर उसको पाने के लिए उसने क्या रास्ता, उसको क्या सोबतें मिली, सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो उसके बैकड्रॉप में बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल थीम्स चल रही हैं। तो वो पारस, आपका रोल क्या है मूवी में? मेरा रोल जो है वो प्रोटैगनिस्ट का चाचा है। यार अंग्रेजी मुश्किल आप यूज करने लगे अब से आप जो फिल्मों में आ रहे हैं। मेन जो किरदार कर रहे हैं इबाद आलम शेर, अच्छा, इबाद- उनका मैं चाचा बना हूँ। अच्छा, एक खुदगर्ज किरदार है मेरा। खुद गर्ज। हाँ, कि आप अपने खून के रिश्ते ये कैसे आजकल खुदगर्ज आपको हो इतने जाते हैं। खुदगर्जी वाले किरदार क्यों मिल रहे हैं पारस? सर हैं, यही चल रहा है, ये हर कोई खुदगर्ज अच्छा, है इतना। इबाद, मुझे आप ये बताइएगा कि आमतौर पे हम देखते हैं कि पहले एक्टर ये कहता है जी पहले मैं इस किरदार के साथ जो असल लाइफ में होता है उसके साथ मैंने वक्त गुजारा, मैंने देखा उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे करता है। आपने भी कुछ ऐसा किया? अपने किरदार के हवाले से बताएंगे, क्या किरदार है आपका, आप क्या कर रहे हैं मूवी में, और कोई ऐसी आपने भी कोई ऑब्जर्वेशन रखी है उसके बाद किया या ऐसे ही कर लिया बस? मेथड एक्टिंग का पूछ रही हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया है मैंने। ऐसा है कि ये पहले तो किरदार को अपनाना पड़ता है पूरे तरीके से, तो बिल्कुल मैंने अपनाने की पूरी कोशिश की है। इनफैक्ट मैं ही था, वो किरदार मैं ही हूँ, और लोग मेरी ही शक्ल में उस किरदार को एक्सेप्ट करेंगे, तो मुझे ही उस तरीके से जीना था। तो जो जिंदगी क्या उसने किरदार? जिया है, आम आदमी का किरदार है। और आम आदमी जिस तरीके से, आम शहरी मिडिल क्लास एक बंदा यहाँ जो स्ट्रगल काटता है, जिस किस्म की लाइफ वो जीता है, तो वो मैंने जीने की कोशिश की है स्क्रीन पे। और उस पे से आपके चचा ने यहाँ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, कुछ ऐसा मुझे लग रहा चचा है। ने भी तोड़े हैं और बहुत सारे टूटे हैं, तो आप फिल्म देखेंगे तो राइटर कौन है? देखेंगे। अच्छा, आप इन्हें लिखी है। माशाल्लाह। ये बताइए बात, इज दिस योर फर्स्ट मूवी? जी बिल्कुल। एंड सिराज, इज दिस योर Debut कर फर्स्ट रहा हूँ। मूवी? फीचर यस,
बट मैंने शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत की हैं। शॉर्ट फिल्म बहुत की हैं 2014 वो जो से। OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं सारे उनके लिए इंडिया नहीं मतलब फेस्टिवल्स में गई है मेरी। 2014 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी। ग्रेट माशाल्लाह। स्पॉन्सर भी हुई थी, मेरा एक टीम मेंबर और मैं हम लोग गए थे। दैट वाज बैक इन 2014। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जो गई थी। और उसके बाद मैंने OTTs के लिए भी यहाँ पे करा है, कमर्शियल में भी काम किया है। तो बट ये डेब्यू मेरी फीचर लेंथ फिल्म है। तो मदारी का इबाद को डायलॉग को सुनाना चाहो हमें, जो तुम्हें याद हो, जो दिल को लगा हो, जिसको सुनने के बाद किसी की याद आई? कई सारे हैं ऐसे। एक था बड़ा इंटेंस जुमला है, वो सिचुएशन पे आता है कि जैसे कि बाबा के जाने के बाद पहली बार मीठा खाया मैंने, एक ये लाइन थी। और बहुत सारी हैं, जैसे कि वो वाली जो ट्रेलर की, लेकिन उसमें बहुत एनर्जी लगेगी। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे को औकात नहीं, वो बहुत आएगा इंटेंसिटी के साथ, तो वो मुझे बहुत लाउड होना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जुमले हैं, बहुत अच्छा सारे। वैसे आमतौर पे मूवीज में गाने तो लाजमी होते हैं, इस मूवी में कोई गाना नहीं है। हाँ, गाने हैं किस सिचुएशन के हिसाब से गाने। अच्छा जब इतने प्रॉब्लम है, लव स्टोरी किसकी है फिर उसमें? गाने तो लव स्टोरीज में ही होते हैं। कैसे लव स्टोरी होती है दुनिया में? गाने नहीं, गानों में आमतौर पर पारस आप देखिए, अब दिल पे हाथ रख के बताएं पारस, ऐसा नहीं होता। पारस 99% जो काम पाकिस्तान में हो रहा है लव स्टोरी पे ही हो रहा है सर। तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर गाने बनाए कैसे, किस पे चल गया गाना, फिर बता देना। मोहताज देखें, गाना जो है सिचुएशन पर है, और गाना जो है वो उसमें एक पार्टी एंथम है, ठीक है। और ओवरऑल एक आप समझें कि एक रेवोल्यूशनरी रिबेलियस गाना है, जो कि नौजवानों को और लोगों के अंदर एक फूड फॉर थॉट समझें उसको, कि उसमें कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं आई और ऐसे आंखों में काजल लगा के और चली गई तो फिर वो दीवाना हो गया। तो प्यार मोहब्बत से निकले भाई, अब ये चीजें आगे है जो कह रहे हैं प्यार मोहब्बत से निकले, और कोई नहीं कह रहा। पर्सनल लाइफ में बड़ी प्यार मोहब्बत है, इनकी पर्सनल लाइफ में बड़ी प्यार मोहब्बत है, फिल्मों से निकाल रहे हैं ये। हाँ देखें, अब मैं मसला हमारे आवाम का क्या है, आपको देखना है आइटम नंबर, तो आप जाके आइटम नंबर देखें। ठुमके चाहिए, लेकिन ऐसी आवाम भी है जो ये नहीं देखना चाहती, जो अच्छी चीजें। वो कहेंगे पहले बेजारी कम है, जो हम रोना धोना देखें जाके, फिर से ये भी तो एक बात है। अब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि हर किस्म की ऑडियंस है। अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप देखें, लोग नेटफ्लिक्स, ZEE5 और उधर जाके सीरीज देख रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिंग, स्टैंडर्ड ऑफ डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज़ तब्दील होके कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क की नकल मार के फार्मूला फिल्म बना के आप लोग अगर आइटम नंबर पे खुश होना चाहते हैं तो वो एक अलग आवाम है। तो कुछ ऐसी आवाम भी है जो कुछ मज़ेदार सी चीज़ देखना चाहती है, कुछ ऐसी चीज जो इंटरनेशनली बनती नहीं है ना, ट्रेंड नहीं है ना। अब बन रही है ना, ट्रेंड हम बनाएंगे, ट्रेंड हम सेट करेंगे ना, यही तो कह रहे हैं। अच्छा वैसे इसीलिए हम कॉन्फिडेंस है अपने फिल्म के लेके कि इस तरह की बड़ा कॉन्फिडेंस है लड़कों में भाई। मूवी देखते हैं जाके, देखें बताएं, क्रिटिसाइज करें आप। मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, जितनी भी मूवीज मैंने अब तक देखी हैं पाकिस्तानी भी, आप लोग ठीक है कह रहे हैं कि कुछ अलग सी है, लेकिन जब तक ये आपने इंतकाम की भी बात की, अगर तो मसाइल से और सिस्टम से इंतकाम की बात है तो वो एक अलग है। अदरवाइज कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्टोरी, घरेलू जिंदगी दिखाते हैं लोग फिल्म में। देखिए जंग है ना, एक अपनी ज़ात के साथ जंग है और एक माशरे के साथ जंग है। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आपको वो भी नज़र आएगा, जो एक्सटर्नल है वो भी नज़र आएगा। इसमें आपको भरपूर जैसे फिल्म बननी चाहिए ना। देखें क्रिकेट हमारा खेल है, इंग्लैंड का खेल है ना, तो हमने सीखा, हमने उसके रूल्स भी सीखे उनके मैदान में हराने के लिए। तो फिल्म भी उन्हीं का खेल है, तो उनको उस फिल्म को उसी की तरह से बनाना पड़ेगा। आप कितने खिलाड़ी हैं लग जाएगा पता, आने दे मूवी को। सैरिश को कोई रोल दे ना यार। हम तो चैलेंज करते हैं, आप स्टेज पे आए थिएटर में, हम करते हैं काम साथ में, पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर, मुझे थिएटर पे आने की जनाब भी कह रहे हैं कि चैलेंज बड़ा बोलना बुलवाए, मतलब फैसलाबाद में बड़ा थिएटर होता है हम, लेकिन वो फैसलाबाद वाला थिएटर नहीं करते ना हम। हम वो वाला ये नाज़रीन आप देख रहे हैं ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं कुछ कहना नहीं चाहती बिला वजह। आजकल वैसे मुल्क की हालात खराब है, पॉजिटिव हम इतने टैलेंटेड नहीं है कि हम फैसलाबाद वाला थिएटर कर सके। वो एक नेक्स्ट लेवल थिएटर है, नेक्स्ट लेवल। वो ये देखते हैं, इनको आइडिया है वो किस तरह का है, मुझे तो पता नहीं होंगे, मैं तो देखती नहीं हूँ। तो जाहिर है ये झुकते झुकते इस तरह के लोग पसंद करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि बजट पे थोड़ी सी बात हो जाए, मतलब इतना पैसा, कितना पैसा लगा है, कितना कमाए इन लोगों ने? एक फिल्म पे लगना चाहिए जितनी उसकी जरूरत थी उतना लगा। तो शूट्स कहाँ किए हैं? पाकिस्तान में ही सारी कराची में है ज़्यादातर, और तकरीबन 18 से 20 लोकेशंस हैं। और जिस तरह की लोकेलिटीज़ इन किरदारों की कहानियों
मतलब हैं कैरेक्टर जहाँ के उन उस तरह की similar- नॉर्दर्न एरियाज गए? नहीं कराची की कहानी पूरी है, कराची तो की। ज्यादातर आपको कोई अलग-अलग तो गाना कहानियां कर लेते कराची की पहाड़ों में मिलेंगी। जाके, क्या हो गया? बहुत अच्छी है, पता है। मेरे ख्याल में आपको कुछ और किस्म की फिल्म आप Northern expect करेंगे, area- वैसी नहीं है बिल्कुल। कराची की कहानी है, नॉर्दर्न एरिया का नहीं क्या? ना, तो सर वो गाने के आंखें लिए बंद ख्वाबों करता है और फिर में, ख्वाब में ख्वाबों चला जाता चले है। जाते हैं भाई, क्या कराची, हो अब गया? हम आगे जब बनाएंगे ना बाप कराची, का बदला लेता है। बाप का बदला तो लेना हमजा था। जाके पानी में डुबकी लगा के ट्राउट पकड़ के खाई, फिर बदला लिया जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, हम लोगों की मूवीज ऐसी ही होती हैं, ख्वाब देखा और वो कनाडा चले गए, लंदन चले गए, बस, तो कुछ अब- भी फिल्म है ना, अब कुछ भी हकीकत expect में कर आने का, सकते ख्वाबों से निकल के हकीकत में आने का टाइम आ चुका है, जो देखने के लिए आपको मदारी देखनी जरूरी है कि अब आप पारिस रियलिटी में आए बिल्कुल जरा। बिल्कुल इंशाल्लाह सब देखेंगे, मदारी सक्सेस होगी, हमारी दुआएं आपके साथ है। आखिरी मिनट में आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ, सोसाइटी की रिफ्लेक्शन एंटरटेनमेंट जॉनरा में क्यों नजर नहीं आ रही? ये आप वही लोग वाली माशाल्लाह बात अच्छा है काम कि कर रहे certain हैं। ऑडियंस है जो कि सिर्फ चाहती कि एंटरटेनमेंट हो, नाच गाना हो, बट देयर इज आल्सो एन ऑडियंस जो चाहती कि एंगेजमेंट भी हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल। सोसाइटी पे कोई बेहतरी कुछ आए। डिबेट हो, कुछ डिस्कशन Yes. खुले, फिल्म देख के बंदा निकले तो उसके जहन में ख्यालात हो, Yes. डिस्कशन हो, तो ये चीज़ जो है वो सिनेमा आई थिंक हम तो उस पर बिलीव रखते हैं और हम उस तरह का काम करना चाह रहे हैं और हमने किया भी है, एंड वी आर होपिंग कि द ऑडियंस वुड गो एंड वॉच द फिल्म ऑन ईद उल अज़हा अक्रॉस इन सिनेमाज अक्रॉस और पाकिस्तान। ये समझने की जरूरत है कि सिनेमा जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सिनेमा आपके जहन साजी भी करता है, Yes, बहुत सारी बिल्कुल। चीजों आजकल को। हो नहीं रही ना, इसलिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलें, एक- अच्छी एक बात है है। अगर आप लोगों ने सोचा ऐसा। हाँ, आप हमारे लिए दुआ करें जो हमने ये कदम उठाया है, अल्लाह हमको कामयाब करे इस चीज़ में, आमीन। ताकि हम इस तरह के कहानियाँ, इस तरह का नैरेटिव लेकर आएँ जो ओरिजिनल है, जो पाकिस्तानी है। आप ये फिल्म देख के बोलेंगे कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, इसको कहते हैं पाकिस्तानी फिल्म, जिसमें बाहर की कोई भी आमेजिश नहीं है, कोई भी फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि ये बॉलीवुड से या हॉलीवुड से या कहीं और से आपने उठाई है। ये Pure प्योरली पाकिस्तान का नैरेटिव है और यहाँ के लोगों की सोची हुई और फिल्माई हुई कहानी है। चलो, और ये बहुत कराची अच्छी की बात कहानी है तो कराची वाले तो मुझे यकीन है टूट पड़ेंगे। ये बात आपका कोई आखिरी पैगाम अपने चाहने वालों के लिए, अपनी फीमेल फैंस के लिए? फीमेल फैंस कहा है इन्होंने। अब देखें, पसंद करें। हंसा देते हैं। मैंने कहा फंसाया पारस भाई, आपके शागिर्द शर्मा रहे हैं वो। हाँ हाँ देखें देखें, जल्दी से जल्दी से, हाँ, अच्छा, पसंद चलो। करें। ऑल द बेस्ट हमें यू भी गाइस। मौका दें। मदारी के लिए हमारी दुआएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी फिल्म एक सक्सेस हो और आगे चल के ऐसी मूवीज बने जो एक अच्छी मॉरल स्टोरी के ऊपर हो, जो सोसाइटी की सही रिफ्लेक्शन हो। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे और सरिश को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल